हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द क्लासिकल मैकेनिक्स सीरीज़। लास्ट लेक्चर में हमने कंस्ट्रेंट्स की बात की थी, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन। लेकिन अब क्यों हम कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे थे? कंस्ट्रेंट्स के कारण अगर जो न्यूटन अप्रोच में अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखना चाह रहे हैं या उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके साथ कुछ इश्यूज़ आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, स्पेसिफिकली हम दो प्रॉब्लम्स लिस्ट कर सकते हैं और यूजुअली अभी जो कंस्ट्रेंट्स हैं अभी वो होलोनोमिक या नॉन होलोनोमिक दोनों टाइप के हो सकते हैं, लेकिन लेटर तो हम केवल होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स पे कंसंट्रेट करेंगे। बट कंस्ट्रेंट्स अगर किसी सिस्टम में प्रेजेंट हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स को अप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम आती है वो दो मैंने यहाँ लिस्ट की है, फिर इनको और डिटेल में समझेंगे। पहला तो होता है जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन सिस्टम में एक से ज़्यादा पार्टिकल हैं या एक पार्टिकल भी है तो हर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट के लिए, इंडिपेंडेंट से बना मतलब है एक्स वाई जेड, मैं कार्टिजियन में वर्क कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो एक सिंगल पार्टिकल भी है तो उसकी जो तीन अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड जो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए, उन तीनों कोऑर्डिनेट्स के करस्पॉन्डिंग की भी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और अगर ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तब तो और भी ज़्यादा इक्वेशन ऑफ मोशंस होंगी, पहले पार्टिकल के x1 y1 z1 के लिए, दूसरे के x2 y2 z2 एंड सो एंड सो। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो इंडिपेंडेंट हैं वो जो हैं ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती हैं अगर सिस्टम में कंस्ट्रेंट्स हैं। ये इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहला इशू है। इन जनरल अगर माना सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, कैपिटल N, और माना 3 डायमेंशन में आप सिस्टम को देख रहे हैं तो आपके पास कुल मिला के 3n इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी मोस्ट जनरली। पहले पार्टिकल के x1 के लिए, पहले पार्टिकल के y1 के लिए, पहले पार्टिकल के लिए z1 के लिए, इन तीन कोऑर्डिनेट्स के लिए, ऐसी x2 y2 z2 के लिए, x3 y3 z3 एंड अप टू xn yn zn, तो कुल 3n। लेकिन अगर कंस्ट्रेंट्स हैं तो ये सारी की सारी इक्वेशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होती। यू विल सी दिस, एग्जांपल्स भी देखेंगे। और दूसरा, कंस्ट्रेंट जो किसी सिस्टम पे अप्लाई होता है बेसिकली, तो फिजिकली उसके लिए उसका जो रीज़न होता है उसके लिए कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसे हम कहेंगे फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। बेसिकली ये वो चीज़ है जिसे आप नॉर्मली इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। ओके, इंटरनल फोर्सेस के साथ जो इशू आता है, इंटरनल फोर्सेस की वैल्यू हमें जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकलते हैं स्टार्टिंग में, ए प्रायरी जिसे हम कहते हैं, उस समय हमें इन फोर्सेस की वैल्यू पता नहीं होती है। तो ये सेकंड इशू है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, अभी ये नहीं, अभी इस पर कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने अगेन एक चीज़ आउटलाइन की है ये अगेन है हमारा पाथ होने वाला है न्यूटोनियन मैकेनिक्स से लैग्रांजियन मैकेनिक्स में जाने की फ़िलॉसफी, और उसके जाने का पाथ भी बेसिकली यही है। ये जो दो प्रॉब्लम्स हैं हमें इन्हें टैकल करना है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स में सिस्टम्स में कंस्ट्रेंट्स मोस्ट जनरली आपके पास होंगे। ओके, बहुत रेयरली होगा कि आपको कहा गया कोई अनकंस्ट्रेंट सिस्टम सॉल्व करो। अनकंस्ट्रेंट सिस्टम मतलब फ्री पार्टिकल टाइप के सिस्टम्स। ओके, मोस्ट जनरली सिस्टम में आपके पास कंस्ट्रेंट्स होंगे। तो अगर कंस्ट्रेंट्स हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप अप्लाई तो कर सकते हैं इन प्रिंसिपल, बट उसको अप्लाई करने में इश्यूज़ आते हैं, स्पेसिफिकली ये इश्यूज़। तो इनको हम टैकल ऐसे करते हैं ये अभी जनरल आउटलाइन है। न्यूटोनियन फॉर्मुलिज्म से स्टार्ट करके हम ये जो सेकंड इशू है 2 जो मैंने लिखा है, एलिमिनेट 2 का मतलब इशू नंबर 2 को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। उसको करने के लिए हम यूज़ करते हैं जैसे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क या उसका एक्सटेंशन जिसे हम कहेंगे डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल। अगर आपने पढ़ा है तो गुड, नहीं तो हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। ये जो इशू है कंस्ट्रेंट के कारण, ये जो भी इशू है, अभी ये इशू हमने डिस्कस नहीं किया, पर ये जो इशू है इसको टैकल करने का तरीका होता है ये, हम डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल से अगर स्टार्ट करें तो ये वाला इशू टैकल हो जाता है। और उसके बाद इस इशू को टैकल करने के लिए कि सारी इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, उसको टैकल करने के लिए, इशू नंबर 1 को एलिमिनेट करने के लिए हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम मेनली ये डिस्कस करेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये दो स्टेप्स जब हम कर लेंगे तो फिर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से लैग्रांजियन फॉर्मुलिज्म ऑफ मैकेनिक्स में पहुंच जाते हैं। ओके, सो दिस विल वर्क फिलोसफी। अच्छा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का नोशन क्या है इसको जरा क्लियरली समझिए। वैसे बहुत सिंपल नोशन है, बट थोड़ा इसको आराम से वो करेंगे क्योंकि हमारा पूरा फॉर्मूला इसी के अराउंड कंस्ट्रक्ट होना है। ओके, ये हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का नोशन इस कंटेक्स्ट, इस आशय से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इस इशू को हम टैकल कर सकें। पहले इस इशू को भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता रहूँगा और साथ साथ उसको टैकल कैसे कर रहे हैं, मतलब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस करके ये इशू से हम निजात पा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें देखते हैं। इशू ये है, कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या होता है? कंस्ट्रेंट है बेसिकली रिलेशन अमंग्स कोऑर्डिनेट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, वो रिलेशन इक्वालिटी फॉर्म का भी हो सकता है या इनइक्वालिटी फॉर्म का या और फॉर्म का भी, लेकिन ओवरऑल कंस्ट्रेंट बेसिकली कोऑर्डिनेट्स में एक रिलेशन है। इन जनरल अगेन माना आप दिमाग में इनिशियली ये पिक्चर रख सकते हैं, 3 डायमेंशन में आपके पास n पार्टिकल्स हैं।
तो अगर अभी आप कंस्ट्रेंट वगैरह के इशू पे नहीं पढ़ रहे हैं तो इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 3n कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। 3 टाइम्स कैपिटल N, पहले पार्टिकल के लिए 3 x1 y1 z1, दूसरे के लिए 3 x2 y2 z2, तीसरे के लिए, चौथे के लिए। तो कैपिटल N नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर सिस्टम में हैं तो इन जनरल आपको 3n कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ने वाली थी वैसे तो। लेकिन अगर सिस्टम में कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं तो इसका मतलब उन कोऑर्डिनेट्स में आपस में कुछ रिलेशंस भी हैं। ओके दिस अच्छा, से फॉर एग्जांपल कंस्ट्रेंट का एग्जांपल मैंने लिया, वो सर्किल वाला केस जो था, जो मैं आपको पिछले एग्जांपल में कोई काऊ वाला केस बता रहा था, काऊ रॉड से बंधी हुई है या रोप से बंधी हुई है या कोई दीवार है, तो वहाँ पे कुछ इस तरह की कंस्ट्रेंट्स आती हैं। एक ही पार्टिकल है 2 डायमेंशन में, तो माना मैं पार्टिकल को x और y कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब कर रहा हूँ और स्पेसिफिकली मैंने उन्हें x1 और y1 लिखा है। वैसे सिंगल पार्टिकल था तो मुझे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने और क्लैरिटी के लिए कि हाँ, अगर माना पार्टिकल कंस्ट्रेंट है कि वो सर्किल में घूम सकता है तो कंस्ट्रेंट का रिलेशन इस तरह का होगा, इक्वालिटी फॉर्म का, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, या अगर पार्टिकल पे कंस्ट्रेंट ये है वो केवल इस सर्किल से बाहर रह सकता है तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर, या केवल सर्किल के अंदर या उसकी बाउंड्री तक रह सकता है तो ऐसे। तो रिलेशन इक्वालिटी इनइक्वालिटी रिलेशन। या ये वाला एग्जाम्पल हमने किया था, ये 1 पार्टिकल का केस है, एक ही पार्टिकल के 2 कोऑर्डिनेट्स x1 y1। 2 पार्टिकल केस, अब 2 पार्टिकल्स वैसे 2 डायमेंशन में डिस्क्राइब करें आप तो आपको 4 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x1 y1 पहले के लिए, x2 y2। 3 डायमेंशन में डिस्क्राइब करेंगे 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, x1 y1 z1 है। लेकिन ये जैसे एटूड्स जैसी भी मशीन होती है यहाँ पे हम पार्टिकल का मोशन केवल वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं, ऊपर नीचे क्या मोशन हो रहा है। तो बेसिकली हमें एक कोऑर्डिनेट इसके लिए और एक कोऑर्डिनेट इसके लिए ज़रूरत पड़ती है इनिशियली। माना वो कोऑर्डिनेट्स जिनको हमने x1 x2 लिखा था, तो उन कोऑर्डिनेट्स के बीच हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कुछ इस तरह का रिलेशन होता है, x1 प्लस x2 बराबर कॉन्स्टेंट, सम कॉन्स्टेंट, l कोई जरूरी नहीं है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग नहीं, लेकिन सम कॉन्स्टेंट c, x1 ये डिस्टेंस, दिस रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स किसके? सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक तीसरा एग्जांपल बहुत सिंपल है लेकिन ये यूजफुल रहेगा हमारे लिए। से 2 पार्टिकल्स हैं और मोशन केवल 1 डायमेंशन में हो सकता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस मैंने केवल कन्वीनियंस के लिए बनाई है। एक 1 डायमेंशनल प्रॉब्लम है, 2 पार्टिकल्स हैं, एक के कोऑर्डिनेट को आप x1 कह रहे हैं, दूसरे के कोऑर्डिनेट को x2। इस समय आपको y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, 2 पार्टिकल्स। लेकिन माना इस सिस्टम में एक कंस्ट्रेंट है कि दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस फिक्स रहेगी। फॉर एग्जांपल आप इसे सोच सकते हैं, दोनों पार्टिकल्स एक रॉड से कनेक्टेड है, एक रॉड के एंड पे 2 मासेस कर हैं, ये मास m2, ये मास m1, इसका कोऑर्डिनेट x1, इसका कोऑर्डिनेट x2। लेकिन अगर वो रॉड की लेंथ फिक्स्ड है, रिजिड रॉड, तो x2 माइनस x1 बराबर, ये पार्टिकल मूव करके हो सकता है यहाँ आ जाए, आगे बढ़ जाए, लेकिन ये दूसरा पार्टिकल उससे l डिस्टेंस पे चिपका रहेगा। चिपकने का मतलब आप समझ रहे हैं, ये सिस्टम ऐसे मूव करेगा। तो x2 माइनस x1 हमेशा l के बराबर। सम रिलेशन, कंस्ट्रेंट्स के कारण कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन। कोऑर्डिनेट का मतलब मेरा एक ही पार्टिकल के एक्स वाई भी हो सकते हैं, या अलग अलग पार्टिकल्स के एक्स, या इस तरह के। या एक और एग्जांपल मैंने जस्ट ऐसे ही कंस्ट्रक्ट किया। आप इस तरह की सिचुएशन सोचिए, 2 पार्टिकल्स हैं, यही वाला सिस्टम जो है, 2 पार्टिकल जो कि एक रॉड से कनेक्टेड है, बट आपने कुछ ऐसा सेटअप कर रखा है कि ये पार्टिकल केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर सकता है और ये केवल वाई के अलॉन्ग। सिंपली आप सोचिए, यहाँ आपने रेल्स लगा रखी हैं, गाइडिंग रेल्स, और ये पार्टिकल केवल इस रेल के अंदर चल सकता है और ये पार्टिकल केवल इस रेल के अंदर चल सकता है। ओके, तो इस सिस्टम का मोशन कैसा होगा? से ये पार्टिकल आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये पार्टिकल स्लाइड होकर यहाँ नीचे आएगा, या ये पार्टिकल पीछे को आता है तो ये ऊपर, समथिंग लाइक दिस। तो इस सिस्टम को ज़रा देखिए, इसको क्लियरली देखिए। यहाँ देखिए, अगर 2 डायमेंशन में नॉर्मली आप सोचें तो आप कहेंगे 2 कोऑर्डिनेट्स हमें इसको डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए, ये पार्टिकल कहाँ पे है, x1 y1, और 2 कोऑर्डिनेट्स इस पार्टिकल के लिए चाहिए, माना x2 y2। लेकिन अगर ये पार्टिकल हमने इस लाइन के अलॉन्ग ही मूव करने की कंस्ट्रेंट किसी तरह से इस पर इम्पोज कर रखी है, उसका तरीका इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर सकता है, मतलब केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो मतलब y1 कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0। इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो। ऐसे ही सेकंड पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है x2, वो भी हमेशा 0 होगा। मैंने कंस्ट्रेंट इस तरह की बनाई है, एक ऐसी आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया। और उसके अलावा एक कंस्ट्रेंट और है, x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो केवल x1 है और इसकी डिस्टेंस y2। इस सिस्टम में ये 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, केवल ये नहीं है। तो मोस्ट जनरली देखिए, मैंने इतने एग्जाम्पल क्यों लिए, अभी हम आगे और बहुत सारे करेंगे।
कंस्ट्रेंट का मतलब आप ये सोचिए, हम इस सेट में रिलेशंस को ढूंढ रहे हैं। कौन सा सेट? x1 y1 z1 x2 y2 z2 सो ऑन अप टू xn yn। जो मैं 3n कोऑर्डिनेट्स कह रहा हूँ वो ये है, 3 फर्स्ट पार्टिकल के, 3 सेकंड पार्टिकल के, एंड दिस। इनमें आपस में कोई भी रिलेशन हो, जैसे इस केस में आप देखिए शुरू के ही x1 और y1 में रिलेशन है, बाकी तो उस केस में है भी नहीं प्रेजेंट, लेकिन इन दोनों में पहले ही पार्टिकल के x और y में, यहाँ दो अलग अलग पार्टिकल्स के एक्सेस में रिलेशन है। इस वाले केस में एक पार्टिकल के x का दूसरे पार्टिकल के y से रिलेशन है। तो इन जनरल ये सब इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट है, और ये भी इक्वेशन ऑफ कंस्टेंट है। इसमें तो केवल x2 आ रहा है, x2 की वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर सेट कर रखी है, ये भी एक कंस्टेंट है, ये भी एक कंस्टेंट है। तो मोस्ट जनरली कंस्टेंट मतलब इन सब के आपस में रिलेशन। इसमें से किसी भी एक्सप्रेशन में, माना इस केस में 4 कोऑर्डिनेट्स थे, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं है कि चारों का आपस में रिलेशन है। तो हर कोऑर्डिनेट आपकी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट में प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये सब कंस्ट्रेंट्स हैं। तो कंस्ट्रेंट मतलब इनमें इनका आपस के कोई भी रिलेशन, ये इसको भी मैं आपस का ही रिलेशन कह रहा हूँ उस सेंस में, उस लैंग्वेज में। अब न्यूटन अप्रोच में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, और हमें कार्टेशियन सिस्टम को लेके वो कर रहे हैं स्टार्ट, लेट्स से आयत पार्टिकल की जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है इस तरह से लिखते हैं हम कि आयत पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ आयत पार्टिकल इनटू आयत पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर का डबल डॉट। आर आई डबल डॉट जो है वो सिंपली जिसे हम नॉर्मली ए आई लिखते हैं, आयत पार्टिकल का एक्सेलरेशन। आर आई आयत पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, ये मैं बाकी पार्टिकल्स नहीं दिखा रहा हूँ, ये आयत पार्टिकल है। आयत पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है आर आई, तो आर आई का डबल डॉट एक्सेलरेशन आयत पार्टिकल का, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द आयत पार्टिकल। आयत पार्टिकल पे हो सकता है बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, तो उन सारे फोर्सेस का नेट सम। इनफैक्ट और इजी डिस्कशन के लिए या और वो करने के लिए मैं इस इक्वेशन को कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकता हूँ। इस लेफ्ट हैंड साइड के वेक्टर का एक्स कंपोनेंट बराबर राइट हैंड साइड के वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, मतलब एफ आई आयत पार्टिकल पे लगने वाले नेट फोर्स का एक्स कंपोनेंट बराबर एम आई तो सेम होगा, आयत पार्टिकल का मास जो है उसका एक्स वाई जेड का कोई मतलब नहीं है। आर आई आयत पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, माना इसका एक्स कंपोनेंट है एक्स आई, तो एक्स आई का डबल डॉट। ऐसे ही फोर्स का वायत कंपोनेंट, नेट फोर्स आयत पार्टिकल का वायत कंपोनेंट बराबर मास ऑफ आयत पार्टिकल इनटू आयत पार्टिकल के वाई कोऑर्डिनेट का डबल डॉट, जिसे आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसको ए आई एक्स लिखते हैं, आयत पार्टिकल के एक्सलरेशन का केवल एक्स कंपोनेंट। ऐसे ही इसको आप एम आई ए आई वाई एंड दिस। तो एक पार्टिकल के लिए 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यही चीज़ मैं जो कह रहा था, एक के लिए ऐसे 3, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 3, चौथे के लिए 3। तो कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से सोचें तो आपको इन जनरल n पार्टिकल सिस्टम है तो आपको 3n इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। लेकिन तो मतलब न्यूटन अप्रोच में शायद आप ऐसे करके स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना मतलब पहले पार्टिकल के लिए 3 इक्वेशन, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 3, nth पार्टिकल के लिए 3, ये इक्वेशंस किसी तरह से आपने लिखनी है। लेकिन अब इश्यू क्या है, लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स अगर इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट से रिलेटेड हैं, कंस्ट्रेंट का मतलब कोऑर्डिनेट्स के बीच कोई रिलेशन, ये अभी रिलेशन का मतलब इक्वालिटी इनइक्वालिटी कुछ भी हो सकता है। इस एग्जांपल में एक्सप्रेशन में केवल एक कोऑर्डिनेट आ रहा है, इनमें 2 आ रहे हैं, रिलेशन में 2 आ रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है रिलेशन आपका कंस्ट्रेंट जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स आपस में रिलेटेड हो, या 4 या 5, लेकिन रिलेशन होगा। तो कंस्ट्रेंट बेसिकली 2 या ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करता है। 2 क्या, मैंने इसमें इनफैक्ट केवल एक कोऑर्डिनेट को भी कर सकता है, जैसे वो x1 बराबर 2 की वैल्यू या x1 बराबर 0। ओके, दिस इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। तो इसका मतलब देन द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ मोशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप हर पार्टिकल के लिए ऐसी 3 इक्वेशन लिख रहे हैं, लेकिन अगर किन्हीं 2 कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन है, जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए, रिलेशन पे ध्यान मत दीजिए, x1 का y2 से कुछ रिलेशन है। ओके, तो जब आप x1 डबल डॉट वाली ऐसी एक इक्वेशन लिखेंगे, आप x1 डबल डॉट के करस्पॉन्डिंग एक ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं, और एक y2 डबल डॉट के करस्पॉन्डिंग भी एक ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं, सेकंड पार्टिकल के y कंपोनेंट के रेस्पेक्ट के लिए, फर्स्ट पार्टिकल के x। वो दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। क्यों? मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है ये वाला, और बाकी केस में भी ऐसे ही होगा। ये जो 1 डायमेंशन के अलॉन्ग 2 पार्टिकल्स मूव कर रहे थे जिनके बीच की लेंथ फिक्स थी, ठीक है, इसे मैं रिजिड रॉड से अटैच 2 पार्टिकल्स कह सकता हूँ, या डायटोमिक मॉलिक्यूल कह सकता हूँ। एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो कि केवल 1 डायमेंशन में मोशन कर सकता है। तो इस सिस्टम की इक्वेशन ऑफ मोशन आप कैसे लिखेंगे?
पहले आप माना इस पार्टिकल के लिए लिखते हैं, तो केवल एक डायमेंशन में मोशन है, तो m2 x2 डबल डॉट मास इंटू एक्सलेरेशन इज इक्वल टू इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स, वो जो भी हो, मैंने आपको फोर्सेज यहाँ बताए भी नहीं है, पर जो भी हो इस पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स होगा वो आ जाएगा F2। ऐसे ही इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन m1 x1 डबल डॉट इक्वल टू दिस, ये ठीक है। न्यूटोनियन अप्रोच में आपने कहा दो पार्टिकल्स हैं, दोनों की इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ऐसी लिखी। लेकिन अब अगर आप कंस्ट्रेंट इक्वेशन को पिक्चर में लें, कंस्ट्रेंट इक्वेशन ये है इस सिस्टम में x2 माइनस x1 बराबर l, माना इनके बीच की जो फिक्स डिस्टेंस है वो l के बराबर है। तो अगर आप इस इक्वेशन को डबल डॉट करें, डबल डॉट मतलब दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो x2 डबल डॉट माइनस x1 डबल डॉट, और l कांस्टेंट है तो पहले ही डिफ्रेंशिएशन में उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो सेकंड डिफ्रेंशिएशन भी जीरो। इसका मतलब x2 डबल डॉट बराबर, मुझे अभी मैथमेटिक्स नहीं करनी है, मैं केवल ये शो कर रहा हूँ, आपने ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, इस केस में दो ही बननी थी, लेकिन ये और ये इसमें रिलेशन है। मेरा ये भी इंटरेस्ट नहीं है कि ये इक्वल है इस समय, और केस हर केस में ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें इक्वल होंगी, लेकिन क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में आपस में एक रिलेशन था, ये रिलेशन कहाँ से आया, ध्यान इस पे दीजिए, ये कंस्ट्रेंट के कारण ये रिलेशन आया। तो कंस्ट्रेंट के कारण जो रिलेशन है उसके कारण डबल डॉट्स, मैं बहुत नाइवली कहूँ तो एक्सलरेशंस में भी आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा, और इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सलरेशंस ही आते हैं। तो इसका मतलब अलग अलग इक्वेशंस ऑफ मोशन आपस में क्या हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। इस सिंपल एग्जांपल में देखिए, तो वही चीज़ मैंने लिखी है, होपफुली आप समझ गए होंगे। अब आइडिया ये है, आर्ग्यूमेंट ये है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है वो कोऑर्डिनेट्स को आपस में रिलेट करता है, किसको किससे, वो अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है। x1 को y1 से रिलेट कर सकता है, x1 को x2 से, x1 को y2 से, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स हैं, y7 को y10, y15, x15, x9, बहुत सारे से भी कर सकता है रिलेट। लेकिन कुल मिला के कंस्ट्रेंट का मतलब है कोऑर्डिनेट्स में एक रिलेशन है, और कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन होगा तो उस इक्वेशन को दो बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सलरेशंस में आपको एक रिलेशन मिलेगा। तो मतलब कोऑर्डिनेट्स के रिलेशन का मतलब एक्सलरेशंस में भी रिलेशन है। एक्सलरेशन बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेट का डबल डॉट। ओके, यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, हमेशा ऐसा नहीं होगा, कहीं आपके पास ऐसे रिलेशंस भी हैं कभी कभी, x1 स्क्वायर प्लस से y2 स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर या समथिंग, लेकिन यहाँ पे भी जब आप डॉट करेंगे कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स मिलेंगे, जैसे इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे 2x1 और फिर x1 का डॉट, लेकिन लास्ट में दो बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ एक x1 डबल डॉट जरूर मिलेगा और यहाँ y2 डबल डॉट जरूर मिलेगा। दोनों एक्सलरेशंस जो अपनी अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन में आएंगे उन दोनों के बीच कोई ना कोई रिलेशन तो बनेगा, तो ये कुछ रिलेशन बनेगा एक्सलरेशंस के बीच, और एक्सलरेशन ही आपके इक्वेशन ऑफ मोशन के एक साइड में आते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मास इनटू एक्सलरेशन लिख रहा हूँ, वैसे हम नॉर्मली F इक्वल टू ma लिखते हैं, तो राइट हैंड साइड में अगर आप एक्सलरेशंस लिख रहे हैं तो दो अलग अलग इक्वेशंस के एक्सलरेशंस आपस में रिलेटेड हैं। इसका मतलब वो दो इक्वेशन ऑफ मोशन, या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं अगर ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हैं, वो इक्वेशन ऑफ मोशन आपस में रिलेटेड हैं। रिलेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन इंडिपेंडेंट नहीं है। इस सिंपल एग्जांपल में आप देख लीजिए ये चीज़। ओके, ये इक्वेशन इससे इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर आप इसे वैसे समझना चाह रहे हैं, इस और इस पार्टिकल का मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। ये इस पेन के एंड पे ये है, ये जो हमें इक्वेशन मिली इस केस में, ये क्या कह रही है, भैया इस सिस्टम ने जैसे भी मूव करना है, माना इसका एक्सलरेशन 10 यूनिट्स बनता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो क्योंकि ये इससे चिपका हुआ है, मैं चिपका हुआ बोल रहा हूँ, इसका एक्सलरेशन भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा उस समय। कंस्ट्रेंट हमने जो लगाई उसने ये दिया है। तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली एक्सलरेशन को सॉल्व करने के लिए तो हम करते हैं, अगर वैसे सोचें इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के हम लास्ट में करना क्या चाहते हैं, आयत पार्टिकल का एक्सलरेशन फाइंड करना चाहते हैं। तो ये एक्सलरेशन और ये एक्सलरेशन अलग अलग नहीं है, एक से दूसरा रिलेटेड है। एक पता लग गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता लग रहा है। ओके यस, तो यही वो है। तो अब इस चीज़ को इस तरह से वो करेंगे, बाद में एग्जाम्पल भी मैं करूँगा, मतलब रिजिड बॉडी को हम कंसिडर करेंगे। इन जनरल अगर आपके पास n पार्टिकल सिस्टम है, कैपिटल N, तो अगर हम कंस्ट्रेंट्स हैं या नहीं हैं, अगर हम सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने लगें एक एक पार्टिकल के लिए तीन तीन, एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड, तो हमें कुल मिला के 3n नंबर ऑफ इक्वेशंस के साथ वर्क करना पड़ेगा। लेकिन कंस्ट्रेंट्स की प्रेजेंस ये कह रही है ये सारी इक्वेशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा इसे और उससे करते हैं कंस्ट्रेंट्स के इश्यू को। ये एटवुड्स मशीन, इसको न्यूटन मैकेनिक्स में मैंने आपको सॉल्व करवा रखा है, क्योंकि इसको हम एक ही हमारे प्रोटोटाइप की तरह होगा, इसको हम बार बार इसको रेफर करते रहेंगे। इसको भी माना मैं जो कोऑर्डिनेट्स नाप रहा हूँ मैं ग्राउंड से नहीं नाप रहा हूँ,
मैं यहाँ से माना एक पुली का जो सेंटर है वहाँ पे से मैंने एक प्लेन लिया, उस प्लेन से माना इस m2 मास की डेप्थ x2 और इस m1 मास की डेप्थ x1। इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मैं दो कोऑर्डिनेट्स यूज़ करता हूँ, x1 x2 बोथ डेप्थ फ्रॉम लेवल, लेवल मतलब ये इस लेवल से डेप्थ नाप लूँ। भाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट का मतलब है सिस्टम के कन्फिग्रेशन को आपने डिस्क्राइब करना है। इस सिस्टम में दो मासेज हैं, बाकी पुली और जो ये है ये तो हमेशा फिक्स रहेगा। फिक्स मतलब पुली ने हमेशा यहाँ रहना है, और अगर ये मास ऊपर चले गया तो ये रस्सी यहाँ से शुरू होगी फिर नीचे कहीं खत्म होगी। रस्सी ऑटोमेटिकली फिक्स है, आपको पता है। मासेस की पोजीशन बतानी है, तो मासेस की पोजीशन बताने के लिए इस मास की यहाँ से डेप्थ अगर आपने बता दी और इस मास की डेप्थ यहाँ से बता दी तो हो तो गया काम। तो दो कोऑर्डिनेट्स डेप्थ दिस यहाँ पे, लेकिन थोड़ा साइन के बारे में केयरफुल रहेंगे, उसका इशू मैं भी बात करता हूँ। माना m2 m1 से ज़्यादा है, ये मास नीचे जा रहा है और माना ये मास ऊपर आ रहा है। वैसे हमने सिस्टम को न्यूटन मैकेनिक्स से सॉल्व कर रखा है, लेकिन वो सॉल्यूशन हम करते कैसे हैं ज़रा उसको फिर से देखते हैं। x2 डबल डॉट, x2 इस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है, तो उसका डबल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम a2, जिसे आप इसका एक्सेलरेशन कहते हैं, a2 है x2 डबल डॉट। तो इस मास की इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन अप्रोच में हम लिखते हैं ऐसे, F2 नेट। पहले इसको देखिए, सेकंड पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स। वैसे मुझे इसकी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है अभी, लेकिन वो मैंने यहाँ पे उसके लिए कंप्लीटनेस के लिए लिख रखी है। सेकंड पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स जो होता है, एक उसका वेट जो है ग्रेविटेशनल पुल है m2g, और उसमें से टेंशन फोर्स, स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स जो कि इस मास को ऊपर की ओर खींच रहा है। मैंने यहाँ दिखाया नहीं है बस, लेकिन ये ना भी हो, इक्वेशन ऑफ मोशन हम ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं कि सेकंड पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स बराबर सेकंड पार्टिकल का मास इनटू उसका एक्सलरेशन। फर्स्ट पार्टिकल के लिए भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन आपको पता है, अगर जिसको मैंने रेड एरो से दिखाया, अगर इस पार्टिकल का एक्सलरेशन a2 नीचे की ओर है तो इस पार्टिकल का एक्सलरेशन a1 जो भी होगा वो ऊपर की ओर होगा। ओके, तो a1 जो है वो x1 डबल डॉट का हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा बाई हैंड। ओके, क्या मतलब है इसको नेगेटिव लेने का? x1 देखिए यहाँ से डिस्टेंस है, तो x1 इस नीचे की डायरेक्शन में बढ़ेगा। माना यहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर है, ये मास नीचे आ जाए 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, x1 नीचे की ओर बढ़ रहा है, जबकि एक्सलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ठीक है, तो ये माइनस साइन इसलिए है दिस a1 एक्सलरेशन की डायरेक्शन जो है वो x1 के इंक्रीज के अपोजिट है, वेरी सिंपली। तो न्यूटन्स लॉ हम इस तरह से लिखते हैं इस बॉडी के लिए, m1 इंटू a1 बराबर फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स, जो कि इतना होता है, टेंशन माइनस इसका वेट। न्यूटन अप्रोच में आप ये लिखते हैं, लेकिन ये चीज़ें अगर मुझे ना भी पता हूँ, मेरा अभी इसमें इंटरेस्ट नहीं। अब ये तो अभी तक हमने कंस्ट्रेंट का ध्यान नहीं रखा है। आपने कहा एक पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ये लिख दी और दूसरे की ये लिख दी, न्यूटन अप्रोच में ऐसे ही करते हैं। लेकिन अब कंस्ट्रेंट, इस सिस्टम की इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है x1 और x2 का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ रोप फिक्स्ड है। ये इसका और इसका सम माना 5 है, तो अगर ये 1 मीटर नीचे आ गया, x2 अगर 1 बढ़ गया तो x1 को 1 कम होना पड़ेगा, उनका सम स्टिल क्या रहेगा? कांस्टेंट। जो कंस्ट्रेंट है वो ये है। तो अगर आप इस इक्वेशन को दो बार डिफ्रेंशिएट करें, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा, तो x1 डबल डॉट प्लस x2 डबल डॉट इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। ये चीज़ फिजिकली वही चीज़ है कि a1 बराबर a2। रिमेंबर x2 डबल डॉट a2 है और x1 डबल डॉट का एक माइनस साइन के साथ a1 है, a1 बराबर a2। न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, डायरेक्शन मैंने एरो से फिक्स कर दी थी, इसीलिए मुझे यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ा। मैग्नीट्यूड ऑफ a1 इज इक्वल टू a2, ये हम फिजिकली भी जानते हैं। ये मास जितना नीचे आएगा ये उतना ही ऊपर जाएगा, किसी समय में जितना ड्रॉप करेगा उतने समय में उतना ही ऊपर जाएगा, किसी समय इसका जितना एक्सलरेशन होगा उस समय इसका उतना ही एक्सलरेशन, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा। ये चीज़ वही चीज़ कह रही है, लेकिन ये कंडीशन आई कहाँ से? माना हमें फिजिकली नहीं भी पता था, ये यहाँ से आई है। x1 डबल डॉट इस इक्वेशन में प्रेजेंट है, एक इक्वेशन ऑफ मोशन में, x2 डबल डॉट दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रेजेंट है। कंस्ट्रेंट ने इन दोनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को इंडिपेंडेंट नहीं रखा, ये दोनों रिलेटेड हैं। ओके, फिर से वही चीज़। तो जो पहला वाला पॉइंट था, अब उसे आप अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे। कभी भी सिस्टम में कंस्ट्रेंट हो तो वो बेसिकली क्या करता है, आप सिस्टम की सारी हर पार्टिकल के तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, कुल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिखना चाह रहे हैं, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन इंडिपेंडेंट नहीं रहती हैं ड्यू टू कंस्ट्रेंट। अब इसका सॉल्यूशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसको आप फिर इस तरह से सॉल्व करते हैं। m2 इसको आपने a लिखा बराबर ये
और m1a, फिर आप ऐड वगैरह करते हैं। मैं इस पॉइंट पे अभी कंसंट्रेट नहीं कर रहा, ये हमारे दूसरे वाले फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट की जब बात आएगी तब इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं। लेकिन माना किसी तरह से मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाता हूँ, माना इस क्यों कह रहा हूँ अभी क्लियर कर दूंगा, लेकिन माना मैं इस इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर पाता हूँ मतलब x2 डबल डॉट में निकाल सकता हूँ। केवल एक इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं लिख पाऊँ और उसको सॉल्व कर पाऊँ तो मुझे x2 डबल डॉट मिल जाएगा। और x2 डबल डॉट जैसे ही मुझे मिलता है, मुझे ये इक्वेशन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि x2 डबल डॉट से x1 डबल डॉट रिलेटेड है। मतलब सिंपली पॉइंट ये है, अगर मुझे किसी भी तरीके से एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन पता चल गया, मुझे दूसरे के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। यही मतलब है उसका, कंस्ट्रेंट ने इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन को रिलेट कर दिया इस समय। तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं। फंडामेंटली ये हुआ क्यों, आप मैथमेटिकली तो ये आंसर देंगे, लेकिन उसका रीज़न क्या है, कंस्ट्रेंट। जो ये रस्सी ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि रस्सी की लेंथ फिक्स होनी है, तो ये अगर 10 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो ये 10 सेंटीमीटर ऊपर पे पाया जाएगा, इसलिए ये हुआ है। तो लेकिन अब पॉइंट ये है फिर यहाँ पे आसानी, माना आप केवल पहले पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें, माना केवल ये वाली सेकंड वाली कोई लिखा माना आपने, क्या आप इसको सॉल्व करके x2 डबल डॉट निकाल सकते हैं। m2 आपको पता है, इस पार्टिकल का मास दे रखा है, m2 इंटू जी भी पता है, जी कांस्टेंट है, लेकिन t हमें पता नहीं है, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन माना इस समस्या को हम टैकल कर लें, t की वैल्यू कहीं से पता लग गई या t को की जो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इन प्रिंसिपल अगर एक पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन इस केस में मैं सॉल्व कर पाता, तो मुझे दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखने और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। कंस्ट्रेंट के कारण दूसरे पार्टिकल का मोशन इस पार्टिकल के मोशन से निकाला जा सकता है। अगर मैं इसके मोशन को स्टडी कर लूँ तो इसका मोशन मुझे अपने आप पता है, ये कहाँ होगा, कहाँ जा रहा होगा, कितनी वेलोसिटी होगी, कितना एक्सलरेशन होगा, सब पता है। तो यही है ये पहला इशू, ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंस्ट्रेंट द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अब आप इस चीज़ को बहुत आराम से समझ सकते हैं। कंस्ट्रेंट मतलब इस चीज़ को देखिए, कंस्ट्रेंट कोऑर्डिनेट्स में कोई रिलेशन, कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन तो एक्सलरेशन में रिलेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या आते हैं, अलग अलग एक्सलरेशन ही तो आते हैं, तो उनके बीच रिलेशन होगा। तो मतलब सारी इक्वेशन ऑफ मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके बस। अच्छा, एक और एग्जाम्पल, ये वाला भी हमने किया था। माना दो ब्लॉक्स हैं, नीचे वाले का ब्लॉक का मास m1, ऊपर वाले का m2। मैं केवल नीचे वाले ब्लॉक को पुश करता हूँ विद सम फोर्स f, लेकिन दोनों ब्लॉक्स जो हैं एक साथ अगर मूव कर रहे हैं, ये हमें कंस्ट्रेंट दे रखी है कि इस सिस्टम का मोशन ऐसा है कि ये हमेशा m2 मास m1 के साथ चलेगा। चिपका बोल सकता हूँ मैं, पर चिपकने में तो ऐसा होगा ये इससे अलग होगा ही नहीं। बेसिकली हम कह रहे हैं ये हमेशा इसके साथ ही मोशन अगर कर रहा है, तो इस सिस्टम को हमने सॉल्व किया था। अगेन मतलब विदाउट स्लिपिंग, जिसे आप विदाउट स्लिपिंग कहते हैं, फ्रिक्शन की प्रेजेंस के कारण हम पुश तो m1 को कर रहे हैं, m1 और टेबल के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन m1 m2 के बीच का जो फ्रिक्शन है वो इस मोशन को कॉज कर रहा है, m2 को m1 के साथ ले जा रहा है। तो m2 हमेशा m1 के साथ चल रहा है, मतलब m1 किसी टाइम 2 मीटर आगे बढ़ गया तो m2 भी 2 मीटर आगे बढ़ गया होगा। इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तो उस समय इसकी वेलोसिटी भी उतनी होगी, एंड सो। उसका रीज़न, माना m1 की पोजीशन को आप उसके सेंटर ऑफ मास या किसी सेंटर से बता रहे हैं, मैं इस पॉइंट को सेंटर कह रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ मास हो सकता है कोई और पॉइंट x1, और m2 की पोजीशन x2। तो ये जो कंडीशन है, ये कंस्ट्रेंट, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये है, x कोऑर्डिनेट आप इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं, ठीक है, माना मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, जितना x1 होगा उतना ही x2। अगर ये ब्लॉक मूव करके यहाँ आ गया नीचे वाला, तो ऊपर वाला ठीक उसके ऊपर ही होगा, x1 हमेशा x2 के बराबर। तो x1 बराबर x2 है, तो x1 डबल डॉट बराबर x2 डबल डॉट, दो बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, इसका मतलब a1 बराबर a2, पहले और दूसरे का एक्सलरेशन बराबर है। फिजिकली भी हम समझ रहे थे हाँ बराबर हैं, पर उसका रीज़न, कंस्ट्रेंट ने एक्सलरेशंस के बीच कुछ रिलेशन दिया। अगेन इक्वालिटी मिला, इक्वालिटी जरूरी नहीं है हमेशा, पर कुछ रिलेशन आपको मिला। तो अब मुझे दो अलग अलग एक्सलरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। माना मैं दोनों एक्सलरेशन को a लिख दूँ, तो फिर इसके बाद हम कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं इस सिस्टम को। फर्स्ट के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स बराबर मास इंटू उसका एक्सलरेशन, सेकंड पे लगने वाला मास इंटू उसका एक्सलरेशन। मैंने a1 a2 नहीं लिखा क्योंकि कंस्ट्रेंट ने दोनों एक्सलरेशंस को रिलेट करके एक ही बना दिया, माना हम उसे a लिख रहे हैं। वैसे चाहे तो आप पहले इसे a1 और इसे a2 लिख सकते थे। और फिर न्यूटनियन अप्रोच में ये टर्म अगेन मुझे अभी वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये शो कर रहा था जब आप दोनों की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है।
यहाँ से भी ए की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से भी ए की वैल्यू निकलेगी। अब वो अलग बात है, इसको निकालने के लिए आपको फिर ये F1 नेट कुछ इस तरह से लिखना पड़ता है। कैपिटल F माना एक्सटर्नल फोर्स है और स्मॉल f माना फ्रिक्शनल फोर्स है ब्लॉक 1 और 2 के बीच, और ऐसे ही दिस, ये हमने सॉल्व कर रखा है, सो यू नो इट। ये पार्ट बाद में आएगा, लेकिन अभी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपस में रिलेटेड हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके दिस अगेन, लेकिन माना किसी तरीके से माना मैं फर्स्ट पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व कर पाता, केवल एक लिखता और उसे ही सॉल्व कर पाता मतलब ए निकाल पाता, तो हमारा काम हो गया था और जॉब वॉज डन, क्योंकि सेकंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी उतना ही है। मैं केवल एक इक्वेशन ऑफ मोशन लिख के काम चल जाता सॉल्व करके। अब वो सॉल्व यहाँ पे आप ये क्लियरली समझ लें, केवल ये इक्वेशन लिख के काम न्यूटन अप्रोच में वैसे नहीं चल सकता है। एक्सेलरेशन दोनों रिलेटेड हैं, आपको लग रहा है केवल इसको सॉल्व कर दूंगा तो काम हो जाएगा, लेकिन ये स्मॉल f आपको पता नहीं है, तो स्मॉल f को पता करने के लिए आपको एक दूसरी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। वो हमारी सेकंड प्रॉब्लम में आएगा कि ये स्मॉल f भी एक प्रॉब्लम है। ओके तो अब इससे बचने का तरीका क्या है, आप इसे इस तरह से सोचिए, प्रॉब्लम ये हो रही है, आप शायद बहुत ज़्यादा इक्वेशंस लिख दें। देखिए ये तो बहुत छोटे एग्जाम्पल थे, आपको 2 इक्वेशन लिखनी पड़ी, जबकि हमें ये लग रहा है काम वैसे एक ही से चल सकता है, क्योंकि यहाँ से भी ए मिलेगा, यहाँ से भी ए मिलेगा, दोनों इक्वेशन इंडिपेंडेंट नहीं है। आप इसे बहुत हायर उस केस में सोचिए, माना 1000 इक्वेशंस हैं, 1000, और आप सीधे सीधे हर एक इक्वेशन आपने लिखी और आप हर किसी को सॉल्व करने जाएं तो हो सकता है आपको 1000 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े। लेकिन आप फिर ऐसा भी देख सकते हैं, अरे ये सारी की सारी इक्वेशंस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, माना इंडिपेंडेंट इक्वेशन उनमें से केवल 20 हैं, तो कायदे से आप केवल उनमें से 20 इक्वेशन सॉल्व करते तो सिस्टम के बारे में आपको सब कुछ पता लग जाता। तो बचने का तरीका क्या है, तो हम यही करना चाह रहे हैं, कि हम 1000 इक्वेशंस ना लिखें या 1000 इक्वेशंस पे कंसंट्रेट ना करें, हम केवल 20 इक्वेशंस। अब ये कैसे होगा, इससे बचने का तरीका ये है, यूज कोऑर्डिनेट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर फॉर द सिस्टम एज ए होल। इस पॉइंट पे भी ध्यान रखें, आप उस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए ऐसे कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल कीजिए जो सब के सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्यों, ये कैसे वर्क करेगा इसको समझते हैं। और यही चीज़ है, ये जो हम जिसे मैं इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कह रहा हूँ, यही है हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का आइडिया। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की मैंने एक डेफिनेशन लिखी है। ओके नॉर्मली मैं डेफिनेशन वगैरह लिखता नहीं हूँ, आप खुद अपनी लैंग्वेज में लिखें, लेकिन दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट नोशन। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। दिस सेट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एम्बिग्यूटी। एक एक करके देखते हैं इसे, पहले सेट ऑफ को भी भूल जाइए। द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, इसको भी भूल जाइए विदाउट एम्बिग्यूटी को। वो सबसे कम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जिनसे आप सिस्टम का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, उन्हें ही हम कहेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अब मैंने सेट ऑफ क्यों लिखा, मिनिमम नंबर से तो ऐसा लग रहा है कितने, माना किसी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ आपको 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट 3 नहीं बोलेंगे, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का नंबर 3 है, लेकिन वो 3 कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 1 2 3 जो भी आप लेंगे, उस सेट को आप कहेंगे कि ये इस सिस्टम का जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है। ओके तो कई बार हम ऐसा कह देते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स फॉर अ सिस्टम जनरलाइज, लेकिन उनका सेट, मिनिमम नंबर तो एक नंबर हुआ, 3 या 4, ओके या 5 या 20 या 10 पावर 23 वट। और ये विदाउट एम्बिग्यूटी क्यों है, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बताने के चक्कर में कहीं आप कोऑर्डिनेट्स इतने कम ना कर दें कि सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन मिस हो जाए। आपको सबसे कम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स यूज़ करने हैं, सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, लेकिन सिस्टम के डिस्क्रिप्शन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, यहाँ कोई कंस्ट्रेंट वगैरह भी नहीं है, लेकिन एम्बिग्यूटी का मतलब क्या है इस सेंस में, माना 2 डायमेंशन में एक फ्री पार्टिकल है, तो फ्री पार्टिकल मतलब ये कहीं भी हो सकता है इस प्लेन में, तो आपको इसको डिस्क्राइब करने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। आप कार्टेशियन सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं तो XY, और हो सकता है किसी कारण से आप पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज़ करना चाहें या कर सकते हैं, तो वो भी R थीटा। आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर एक फ्री पार्टिकल है 2 डायमेंशन में, तो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स उस पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 2 चाहिए। आप इसे इस्तेमाल करो चाहे इसे इस्तेमाल करो,
वो डिफरेंस बाद में आएगा, वो किसी और कंडीशन जिसे हम सिमेट्री या कोई और इशू कहते हैं, हो सकता है उसके कारण इसको इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद हो, या फ़ायदा वो वाला चीज़ अलग है। लेकिन पॉइंट ये है, आपको अगर इस एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है 2 डायमेंशन में जो पार्टिकल फ्री है, तो आपको कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, कम से कम। ओके, तो ये सेट आप इसे भी इस केस का जनरलाइज कोऑर्डिनेट कह सकते हैं या इसे भी कह सकते हैं। अब आप कहीं मिनिमम शब्द को देख के ये ना बोलें हमें सबसे कम कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करने हैं, मैं केवल एक्स कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करूंगा, एक कोऑर्डिनेट, तो ये हो गया जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अगर आप इस पार्टिकल का केवल एक्स कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करेंगे, केवल एक्स कोऑर्डिनेट बताएंगे, तो इस पार्टिकल की पोजीशन आप पूरी तरह से नहीं बता पाएंगे। अगर आप कह रहे हैं x बराबर 2 है, तो पार्टिकल x बराबर 2 यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ, क्योंकि इस पूरी लाइन के लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 2 3 4, यहाँ नेगेटिव। अगर आपको सिस्टम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, एम्बिग्युइटी का मतलब कंप्लीट नॉलेज, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप मिनिमम करने के चक्कर में सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के को स्पेसिफाई करने में कमी नहीं कर सकते हैं। तो बिना किसी विवाद के सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको करना है, तो तब आपको कम से कम कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, वही है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। अब कम से कम क्यों कह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल इस पार्टिकल के लिए, एक पार्टिकल है, आपको पता लग गया एक कोऑर्डिनेट से तो काम नहीं चलेगा, 2 बताने पड़ेंगे। वो 2 आप ये ले सकते हैं एक्स वाई या आर थीटा, और आप ऐसा भी कर सकते हैं किसी व्यक्ति को ये चारों के चारों बता दीजिए, एक्स भी, वाई भी, आर भी, थीटा भी। बट ये मिनिमम नहीं है, आपको चारों बताने की जरूरत नहीं है, केवल ये 2 बता दो या ये 2 बता दो, तो मिनिमम नंबर ऑफ। इसको और एग्जाम्पल्स में देखते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ पे और इस एग्जाम्पल से देखें, यहाँ पे जो हम सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअल इशू ये नहीं है कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करेंगे या पोलर या सिलेंड्रिकल या स्फेरिकल या कोई और काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में नहीं है। असली पॉइंट ये है, हाउ मैनी मिनिमम कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। जिन कोऑर्डिनेट्स की मदद से, जिनको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहेंगे, जिनकी मदद से हम सिस्टम का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, और कम से कम नंबर वो होना चाहिए, वो हैं कितने, उनका नंबर कितना है। ओके, ये चॉइस भी आ सकती है, प्रॉब्लम की सिमेट्री के कारण हो सकता है आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल करना फायदेमंद हो, वो सेकेंडरी इश्यू है, वो बाद में आएगा। लेकिन पहला जनरलाइज कोऑर्डिनेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोशन पहले ये है, मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट से काम चलेगा। क्या 4 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, या 4 ही नहीं 3 से ही काम चल जाएगा, या 2 से ही, वो आपको सिस्टम पे देखना पड़ेगा। अब इस चीज़ को और समझने के लिए, अब नाउ ऑनवर्ड्स कंस्ट्रेंट का मेरा मीनिंग होगा होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। अदरवाइज जब तक मैं स्पेसिफाई ना करूं, अगर दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स अगर मैं कहता हूं कि किसी सिस्टम में कंस्ट्रेंट हैं, तो आपको ये मानना है कंस्ट्रेंट का नेचर होलोनोमिक है। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मतलब माना किसी सिस्टम में केवल एक होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है, पार्टिकल्स बहुत सारे हैं लेकिन कंस्ट्रेंट एक ही है होलोनोमिक नेचर का। तो एक होलोनोमिक कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, वन इक्वालिटी रिलेशन अमंग्स द कोऑर्डिनेट्स। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मैंने आपको बताया था, इस तरह का कोई रिलेशन होता है, सम फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल्स। हो सकता है हर कोऑर्डिनेट उसमें ना आए, जैसे इस एग्जांपल में लौटिए, इस कंस्ट्रेंट रिलेशन में केवल x1 और y2 आया, y1 नहीं आया, x1 नहीं आया, तो कोई जरूरी नहीं है सारे के सारे इसमें प्रेजेंट हों रिलेशन में, लेकिन कुछ और कम से कम एक तो प्रेजेंट हुई। जैसे ये एक कोऑर्डिनेट वाला कंस्ट्रेंट है, केवल एक कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है, तो बल्कि इसे इस फॉर्म में देखें तो ज़्यादा बेटर है, R1 की जगह x1 y1 z1। सिस्टम में n पार्टिकल्स हैं, कैपिटल N, तो इन सबसे जो जनरल कंस्ट्रेंट इक्वेशन अगर कोई होगी, हो सकता है वो सारे पार्टिकल के सारे कोऑर्डिनेट्स को रिलेट कर रही हो, या हो सकता है केवल x1 और y1 को रिलेट कर रही हो, बाकी ना हो, या x1 को y7 से रिलेट कर रही हो, या y5 को x26 से रिलेट कर रही हो, और वो रिलेशन भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, या x1 और y1 और z1 और z50 और ऐसे भी हो सकता है, सात कोऑर्डिनेट्स का आपस में रिलेशन। और मैंने t को इसलिए लिखा है, टी पे ये रिलेशन डिपेंड भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, वो आएगा स्क्लेरोनोमस और रियोनोमस, उससे हमें मतलब नहीं है टी प्रेजेंट हो ना हो। पॉइंट ये है कंस्ट्रेंट बेसिकली कोऑर्डिनेट्स के बीच कोई इक्वालिटी रिलेशन होता है। अब मैं होलोनोमिक की बात क्यों कर रहा हूँ, केवल उस केस में आपको इक्वालिटी रिलेशन मिलता है। तो इक्वालिटी रिलेशन का क्या मतलब है, इक्वालिटी रिलेशन का मतलब ये है अगर कोऑर्डिनेट्स के बीच कोई इक्वालिटी रिलेशन है, तो आप
किसी एक कोऑर्डिनेट को, एनी वन ऑफ देम को, ठीक है, एनी में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये चॉइस थोड़ा वो हो सकती है, बट चलिए इसे छोड़ दीजिए। आप किसी एक कोऑर्डिनेट को बाकी कोऑर्डिनेट्स या कांस्टेंट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले इसी एग्जांपल में देखें, ये तो सीधे सीधे कोऑर्डिनेट बराबर कांस्टेंट, कोऑर्डिनेट बराबर कांस्टेंट, ये तो ठीक है। ये आप x1 स्क्वायर को लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट लेके x1 को आप y2 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं या y2 के x1 के टर्म में। अभी से जनरलाइज कीजिए, यहाँ तो केवल दो का रिलेशन था, माना आपका रिलेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन आप उसे कुछ इस फॉर्म में, मैंने ऐसे लिख दिया एग्जाम्पल, बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स थे, y7 का रिलेशन को आप बाकियों के टर्म में ऐसा लिख पा रहे हैं। आप इनिशियली सोचिए, इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट ये रही होगी, ये y7 वाला टर्म भी इस साइड को रहा होगा बराबर 0, तो आप y7 को इधर ले आए, आपने y7 को बाकी जो उस एक्सप्रेशन में कोऑर्डिनेट्स हैं उनके टर्म में लिख दिया। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट की इक्वेशन, कोऑर्डिनेट्स में एक इक्वालिटी एक्सप्रेशन होता है, तो उस इक्वेशन को आप फॉर्मली सॉल्व करके किसी एक कोऑर्डिनेट को बाकी जितने थे उस इक्वेशन में उसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही लिख दिया है, अभी और एग्जांपल देखेंगे। तो इसका मतलब से माना यही कोई इक्वेशन है, तो अगर मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट पता है और ये वाला पता है, x1 पता है, y1 पता है, y3 पता है, y4 पता है और कुछ, तो उन सब की वैल्यू अगर पता है तो y7 तो इन्हीं से निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे y7 के नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। इनिशियली हम सोच रहे थे x1 y1 z1 भी पता होना चाहिए, x2 y2 z2, x3 y3 एंड x7 y7 z7 एंड ऐसे 8 9 10 सारे। पर अगर एक होलोनोमिक कंस्ट्रेंट माना इस प्रकार का है तो y7 अगर मुझे ना भी पता हो, बाकियों से वो फिक्स हो जाता है। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट में हमेशा ऐसा होगा। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मतलब कोऑर्डिनेट्स में इक्वालिटी रिलेशन। तो अगर आपको बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स पता हैं, एक नहीं पता है, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप उस एक कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। तो मतलब y7, जैसे इस एग्जांपल में मुझे y7 की ज़रूरत नहीं है, मतलब सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के लिए ये इसकी ज़रूरत नहीं थी। सिस्टम का डिस्क्रिप्शन केवल शायद इनसे हो जाता, शायद नहीं, हो ही जाता। तो वन लेस कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफाई करने के लिए वो जो एक कोऑर्डिनेट कम की ज़रूरत थी। कोई ज़रूरी नहीं, आप इसे यही ना माने कि आपको y7 की ज़रूरत नहीं थी। आप इस इक्वेशन को x1 के लिए भी सॉल्व कर सकते थे। x1 स्क्वायर को यहीं रखो, माना बाकी किसी टर्म में x1 स्क्वायर नहीं है, बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड ले जाओ, स्क्वायर रूट लिख दो। आपको बाकी कोऑर्डिनेट्स अगर पता हैं, आपको x1 की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब कुल मिला के एक कोऑर्डिनेट कम, एक होलोनोमिक कंस्ट्रेंट मतलब एक कोऑर्डिनेट कम की ज़रूरत है। ऐसा केवल होलोनोमिक के लिए क्यों हो रहा है, नॉन होलोनोमिक के लिए क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉन होलोनोमिक में आपको इक्वालिटी रिलेशन नहीं मिलेगा, इनइक्वालिटी मिलेगा। आपको बाकी कोऑर्डिनेट्स पता भी हैं, माना उनकी वैल्यू आप रख भी दें, तो आपको इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं मिलेगी। इस पर एक कंडीशन इस प्रकार की मिलेगी, फॉर एग्जांपल y7 लेस देन 2। नॉन होलोनोमिक में y7 की वैल्यू फिक्स नहीं हो रही है, केवल ये पता लग रहा है 2 से कम होना चाहिए। 2 से कम तो 1 भी होता है, 1.1 भी होता है, 1.2 भी होता है, 1.7 भी। y7 की वैल्यू फिक्स नहीं हो रही है। नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट के केस में ये आर्ग्यूमेंट काम नहीं करेगा। लेकिन अगर कंस्ट्रेंट होलोनोमिक है, इक्वल टू बराबर 0 वाला एक्सप्रेशन था, तो उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप किसी एक कोऑर्डिनेट को बाकी जो उस एक्सप्रेशन में थे उनके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मतलब ये कोऑर्डिनेट इन सबसे इंडिपेंडेंट नहीं है। ये सब पता है तो ये निकल जाएगा, तो इसकी वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं है। सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब इसी आइडिया को आगे ले जाएं। अगर किसी सिस्टम में दो कंस्ट्रेंट्स हैं होलोनोमिक नेचर के ही, इसका मतलब दो कम कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। कम मतलब इनिशियली आप 3n कोऑर्डिनेट सोच रहे थे, उसमें दो कम, क्योंकि अब आपके पास इस तरह के दो रिलेशंस होंगे, दो अलग अलग। तो इन जनरल माना एक सिस्टम था अनकंस्ट्रेंड, ये n पार्टिकल्स हैं 3 डायमेंशन में, सिस्टम में कंस्ट्रेंट नहीं है, अनकंस्ट्रेंट सिस्टम, हर पार्टिकल फ्री है। तो मोस्ट जनरली इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको 3n कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। अभी आगे ध्यान रखिए, कई बार हम केवल 1 डायमेंशनल सिस्टम की बात करेंगे तो 3n की जगह 1n हो जाएगा, हर पार्टिकल के लिए एक x कोऑर्डिनेट। 2 डायमेंशनल सिस्टम होगा, n पार्टिकल्स होंगे, 2n हो जाएगा। लेकिन मैं सीधे 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, बाकी केस में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 3n कोऑर्डिनेट्स आप क्या ले सकते हैं,
क्या लेते हैं नॉर्मली, R1 R2 R3, फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, सेकंड का पोजीशन वेक्टर, थर्ड का। अगर आपने हर पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बता दिया तो आपने बता तो दिया सिस्टम के बारे में, कौन मास कहाँ पे, M1 यहाँ पे है, M2 यहाँ पे है, M3 यहाँ पे है, M4। सिस्टम का कन्फिग्रेशन को स्पेसिफाई करने का यही मतलब है। एन या R1 जो है खुद X1i प्लस Y1 j प्लस Z1 के, R1 बताने के लिए खुद आपको 3 की ज़रूरत है। ये ऐसे में केवल n दिख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे सिस्टम के केवल n कोऑर्डिनेट्स हैं। इसमें से हर एक पोजीशन वेक्टर खुद 3 नंबर से मिलकर बना है, x y z। तो कुल कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, 3n। या हो सकता है आप किसी कारण से कार्टेशियन सिस्टम में वर्क ना कर रहे हो, आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में वर्क कर रहे हो। ये पोलर का मेरा मतलब है स्फेरिकल पोलर, r थीटा फाई। तो पहले पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए उसके r थीटा फाई, दूसरे के लिए उसके r2 थीटा 2 फाई 2, तीसरे के, चौथे के, लेकिन हर एक पार्टिकल के लिए 3 3 3 फिर भी। या हो सकता है आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर रहे हो। सिलेंड्रिकल अगर आपको पता नहीं है तो वो दूसरी लेक्चर सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, जनरल लेक्चर्स की सीरीज़ में, वहाँ आप देख सकते हैं, जहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स को r थीटा और z कहते हैं। तो पहले पार्टिकल का ρ1 थीटा 1 z1, दूसरे का ρ2 थीटा 2। तो कुल मिला के यही पॉइंट मैं कह रहा था, ये अभी हम इस नंबर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। इस सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के लिए आपको 3n कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, अगर कंस्ट्रेंट नहीं है। ये मैं उस केस की बात कर रहा हूँ, कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। नॉर्मली ऐसे सिस्टम्स हमारे पास नहीं होते हैं, सिस्टम्स में कंस्ट्रेंट होती हैं, कुछ ना कुछ होगी, लेकिन से फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है सिस्टम। तो इस सिस्टम के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको करना है तो आपको 3n कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। अब वो डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, आप ये वाले चूज़ कर रहे हो, ये वाले या कोई और, वो बात का इशू है। लेकिन नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इस सिस्टम के लिए कितने होंगे, बट माना किसी सिस्टम में कंस्ट्रेंट्स हैं और के इंडिपेंडेंट होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स है। इंडिपेंडेंट से मेरा मतलब यही है, एक ही कंस्ट्रेंट कहीं हम 2 बार अलग अलग लैंग्वेज में ना कह रहे हूँ। तो इंडिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स माना सिस्टम में कुल मिला के के हैं, स्मॉल के, ओके, स्मॉल के नंबर ऑफ दिस। इसका मतलब एक कंस्ट्रेंट का मतलब इस तरह का कोई रिलेशन होता है। यहाँ मैंने एंट्रीज नहीं भरी हैं, क्योंकि अब मेरा पॉइंट ये है, हो सकता है हमारी कंस्ट्रेंट इक्वेशन केवल x1 को y2 से रिलेट कर रही हो। माना मैं कार्टेशियन सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, फ्री के बजाय अब सिस्टम में माना एक कंस्ट्रेंट है, वो कंस्ट्रेंट माना x1 और y2 को रिलेट कर रही है, तो x1 और y2 का कोई फंक्शन बराबर 0। ऐसे ही दूसरी कंस्ट्रेंट माना y2 y1 x50 z7 7-8 कोऑर्डिनेट्स को रिलेट कर रही है, लेकिन सम रिलेशन अपॉन अमंग्स कोऑर्डिनेट्स इक्वल टू 0, सम अदर रिलेशन। आपके पास कुल मिला के ऐसे के इक्वेशंस या के रिलेशंस हैं। अब मैं इन्हें रिलेशन ना कह के इक्वेशन ही कहूँगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, होलोनोमिक, इक्वल टू 0, इक्वल। तो इसका मतलब आप इस पहली इक्वेशन में किसी एक कोऑर्डिनेट को इसमें जो बाकी कोऑर्डिनेट्स हैं उनके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस एक्सप्रेस करने का मतलब उस कोऑर्डिनेट की हमें ज़रूरत नहीं है। वो बाकी के कोऑर्डिनेट्स अगर पता होंगे तो ये वाला निकल जाएगा। जैसे इस माइंड में इस तरह की पिक्चर रखिए, ये सब पता है, y7 निकल गया, तो y7 की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये इतनी बड़ी लिस्ट जो थी ये 3n कोऑर्डिनेट्स की, इसमें से y7 को आप हटा सकते हैं। मतलब सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के लिए y7 की ज़रूरत नहीं है, एक कम हो गया। ऐसे ये भी कोई ऐसा रिलेशन होगा, इससे माना आपने x12 निकाल दिया, x12 को बाकी सब के टर्म में आप यहाँ से अगर एक्सप्रेस कर पाए तो x12 आप बाकी सबसे निकाल सकते हैं, तो x12 की भी ज़रूरत नहीं है। इससे एक कोऑर्डिनेट खत्म हो गया, खत्म मतलब डिस्क्रिप्शन के लिए ज़रूरत नहीं है। इससे एक और, इससे एक और। तो अगर ऐसी के इंडिपेंडेंट इक्वेशंस आपके पास हैं, इसका मतलब सिस्टम में के कोऑर्डिनेट्स की आपको ज़रूरत नहीं है। बिना कंस्ट्रेंट के तो 3n कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत थी, लेकिन अगर सिस्टम में के इंडिपेंडेंट होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स हैं तो वन कैन एलिमिनेट द के कोऑर्डिनेट्स। कौन से वाले, वो चॉइस अलग अलग हो सकती है। देखिए आप इस चीज़ को स्ट्रिक्टली ये ना सोचें, माना यही रिलेशन है, चलिए आगे तक भी नहीं है, मैं केवल y7 को एलिमिनेट कर सकता हूँ। अरे इस इक्वेशन को आप x1 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, x1 बराबर इन सबके टर्म में निकाल सकते हैं, आप x1 को एलिमिनेट कर सकते हैं, या y1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं, या y3 और y4 के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं बाकियों के टर्म में। लेकिन हमेशा एक इक्वेशन मतलब एक कोऑर्डिनेट का एलिमिनेशन, दो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मतलब दो होलोनोमिक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट मतलब दो कोऑर्डिनेट्स का एलिमिनेशन। तो के इंडिपेंडेंट होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स का मतलब के कोऑर्डिनेट्स को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब डिस्क्रिप्शन के लिए केवल कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, जो बाकी बचे हुए हैं। वो बाकी बचे वाले अगर पता हैं
तो उनको इस्तेमाल करके ये वाले निकल आएंगे। जो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स की मदद से जिनको हमने एलिमिनेट किया वो निकाले जा सकते हैं। वो कैसे? लेकिन इंडिपेंडेंट केवल कितने हैं? 3n माइनस के। 3n ओरिजिनली थे अगर कंस्ट्रेंट इक्वेशन नहीं होती। एक एक कंस्ट्रेंट इक्वेशन ने एक एक कोऑर्डिनेट डिपेंडेंस खत्म कर दी। तो इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 3n माइनस के। सो वन कैन एलिमिनेट द k कोऑर्डिनेट्स एंड दस वी रिक्वायर ओनली 3 times capital N minus k number of independent coordinates to completely specify the system configuration। इस independent coordinates पे ध्यान दीजिएगा, ये अभी आगे आएगा। विदाउट एम्बिग्यूटी, कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। लेकिन 3n कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है, केवल कितने? 3n माइनस के। मतलब अगर सारे पार्टिकल्स फ्री होते तब जितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी उसमें से जितनी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट हैं उतने कम, जितनी होलोनोमिक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट है उतने कम कोऑर्डिनेट से आपका काम चल जाएगा। इस इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट का मतलब ही यही है। अब ये जो बाकी बचे हुए कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये इंडिपेंडेंट हैं, नो रिलेशन। क्यों? आप ऐसे सोचिए, मैं जस्ट ऐसी ट्रिवियल एक एग्जांपल लेता हूं। माना आपके पास 2 पार्टिकल्स थे, तो आप सोचेंगे शायद आपको 6 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। पर माना एक इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट इस प्रकार की थी, मैंने बहुत सिंपल ले ली है, y1 बराबर z1 प्लस x2। मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ उसका, पर माना थी ऐसी। तो इसका मतलब मुझे y1 की जरूरत नहीं है, y1 को मैं z1 और x2 के से पता कर सकता हूँ। तो अगर मैं y1 को इस पिक्चर से हटा भी दूँ, मतलब y1 हम ना बताएं किसी को, केवल ये 5 कोऑर्डिनेट्स बताएं अगर सिस्टम के लिए, तो वो सिस्टम के बारे में उसे सब कुछ पता लग जाएगा। क्यों? y1 वो इस इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट से निकाल देगा, पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। लेकिन कितने केवल कोऑर्डिनेट्स? केवल 5। लेकिन अब पॉइंट ये है, ये पांचों के पांचों आपस में पूरी तरह इंडिपेंडेंट हों। क्यों? आप इस तरह सोचिए, माना ये पांचों इंडिपेंडेंट नहीं है, ये तो खत्म हो गया 5। माना एक और रिलेशन है, एक रिलेशन है माना x2 और z2 का, सिंपली मैंने ऐसे ले लिया। मैं ये कह रहा हूं अब ये जो 5 कोऑर्डिनेट्स है, अगर हम सारी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट यूज कर चुके हैं तो अब जितने कोऑर्डिनेट्स बचे होंगे वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। क्यों? इसका रिवर्स सोचिए। नहीं, माना सारे कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं है तो मतलब उनके बीच कोई ना कोई रिलेशन होगा, और रिलेशन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट। हम ये कह रहे हैं जब हम सारी कंस्ट्रेंट की इक्वेशंस को यूज़ कर चुके होंगे तब जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बचेगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट। माना इसको इस तरह सोचें, माना इस सिस्टम में शुरू से ही 2 कंस्ट्रेंट थी, ये और ये, तो आप y1 की आपको ज़रूरत नहीं है और साथ साथ आपको x2 की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? z2 जैसी पता लगेगा। तो इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कितने? ये चारों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। अगर नहीं होंगे तब क्या होगा? आप बोले नहीं जी नहीं है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट नहीं होने का मतलब क्या है? इन चारों में कोई ना कोई रिलेशन है, और अगर उन चारों में कोई रिलेशन है तो आप किसी एक को बाकी 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो उस वाले को फिर हटाना पड़ेगा। तो जब ये हम प्रोसेस पूरी कर चुके होंगे, मैंने इस एक ही स्टेप में कह दिया, हम सारी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स को जब यूज़ कर चुके होंगे, उनका ध्यान रख लिया होगा, तब जो कोऑर्डिनेट्स का सेट बचेगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होंगे। मतलब उनके बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। ये चीज़ हम आगे यूज़ करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यही सेट जो है, अब ये जो 3n माइनस के नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स का जो सेट बचा, इसी को हम कहते हैं, ये हमारे उस सिस्टम के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। अब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए जो हम सिंबल यूज़ कर रहे हैं, हम ना ये सिंबल यूज़ करेंगे, ना ये करेंगे, ना ये करेंगे, ना ये। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के लिए जो मोस्ट जनरली हम सिंबल यूज़ करेंगे वो है Q। Q1, Q2, Q3। पहले जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को Q1 कहेंगे, दूसरे को Q2, तीसरे को Q3, Q4 एंड Q3n माइनस। अब मुझे 3n तक नहीं जाना है, मुझे केवल 3n माइनस के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए, ये Q1, Q2 खुद ये भी हो सकते हैं, माना x1 या y1 या x7 या कुछ, या ये। लेकिन अभी हम जनरल पिक्चर की बात कर रहे हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को हम इस सेंस में नहीं सोचते हैं। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हम सोचते हैं कुल मिला के 3n माइनस के कोऑर्डिनेट्स हैं और उनका नाम Q1, Q2, Q3 प्लस जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का हमारा सिंबल हो गया Q। और 3 टाइम्स कैपिटल N माइनस के को मैं अगर स्मॉल n लिखूँ, ठीक है, इतने नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल, माना किसी सिस्टम में 10 पार्टिकल थे, तो 3 डायमेंशन में बिना कंस्ट्रेंट्स के उस सिस्टम में आपको 30 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती, 3 × 10, हर पार्टिकल के 3। माना सिस्टम में 7 कंस्ट्रेंट्स हैं, 7 रिलेशन है,
तो 7 कोऑर्डिनेट्स आपको पता ना भी हों वो आप इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट से निकाल लेंगे। तो आपके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं 23, ये स्मॉल एन 23 है। तो उस सिस्टम के जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का जो आप नाम लिखेंगे Q1 Q2 Q3 अप टू Q23, Q24 Q25 कोई मतलब नहीं, केवल 23, आपको 23 ही कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। तो ये जो Q सिंबल है ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के लिए है, इसको ऐसे या ऐसे लिखूंगा, स्मॉल n बराबर 3 टाइम्स कैपिटल N माइनस के, और कई बार मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ। इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब है सेट Q आई की वैल्यू एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 अप टू स्मॉल n, पूरे सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो जिस सिस्टम में होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स हों और k नंबर ऑफ होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स हों तो वहाँ इस तरह का जो हम सेट चूज़ करेंगे, अब ये चूज़ करना ये वैसे बाकी रह गया है, ये खुद कौन से कोऑर्डिनेट्स होंगे, बट पॉइंट ये है आपको ज़रूरत इतने ही कोऑर्डिनेट्स की पड़नी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत मिनिमम पे तो नहीं है। आप केवल इतने कोऑर्डिनेट्स अगर बता दें सिस्टम के तो सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। दिस ओके, सो दिस सेट इट कंस्टिट्यूट्स द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स फॉर दैट पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट सिस्टम। उस सिस्टम जिसमें कि कंस्ट्रेंट्स मौजूद हैं उसके लिए यही आपका जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का सेट होगा। ओके, ये पॉइंट मैंने फिर से वो कर रखा है जो चीज़ मैंने यहाँ पे कही थी। ये जो सेट है ये द 3n माइनस के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर ऑल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इसमें किसी भी एक का दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। आप अगेन सोचिए, माना आप सोचें किन्हीं भी दो का रिलेशन, माना Q1 Q2 का ही सोच लो, Q1 और Q2 का अगर आपस में रिलेशन है तो उस रिलेशन को यूज़ करके आप इनमें से एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। माना Q1 बराबर 3Q2 है, बहुत सिंपल रिलेशन मैं देता हूँ, तो अगर मुझे Q2 पता है तो Q1 निकाल सकता हूँ, या Q1 पता है तो Q2, तो मुझे इतने बड़े सेट की भी जरूरत नहीं थी। तो बेसिकली जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का मैथमेटिकल मीनिंग हमारे लिए ये बनेगा, ये भी है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ये सेट जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का लास्ट में हम यूज़ करेंगे इसका एक कोऑर्डिनेट का दूसरे या बाकी और किसी कोऑर्डिनेट से कोई रिलेशन नहीं होगा, ये सब के सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, ऑल दीज आर द 3n माइनस के जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम कई बार स्मॉल n में लिखेंगे, स्मॉल नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, ये सब के सब एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट। इसको इस सिचुएशन से कंट्रास्ट कीजिए, सिस्टम को आप यहाँ भी डिस्क्राइब कर रहे थे लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट्स में आपस में कुछ रिलेशन थे। फॉर एग्जांपल माना यही वाला रिलेशन था, ये 7th वाला जो था y7 ये कुछ बाकियों से रिलेटेड था, ये सब के सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन उसी सिस्टम को मैंने इस सेट से डिस्क्राइब कर रहा हूँ और ये सब के सब एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट। तो यही कहलाएंगे उस सिस्टम के जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। एग्जाम्पल्स इसे और क्लियर करेंगे, दिस इज स्टिल अ बिट कंफ्यूजिंग बट लेट्स डू अ फ्यू एग्जाम्पल्स। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में आप ऐसा रिलेशन नहीं लिख सकते हैं, ये मैंने होलोनोमिक कंस्ट्रेंट टाइप की इक्वेशन लिखी है, लेकिन यहाँ R1 R2 नहीं है, Q1 Q2 Qn T पे डिपेंड करे या ना करे, उस पर वो रियोनोमिक या उस पर डिपेंड करेगा, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बीच आपको जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का कोई एक रिलेशन जो कि बराबर 0 कभी नहीं मिल सकता है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का सेंस ही यही है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। अगर इनके बीच कोई रिलेशन होता जो तो हम एक और कोऑर्डिनेट को एलिमिनेट कर पाते ना। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है मिनिमम नंबर, माना ये रिलेशन होता, माना ये रिलेशन इस प्रकार का है Q1 माइनस 3Q2 इक्वल टू 0, ये तो फिर मुझे Q1 की जरूरत क्या है, जैसे ही मुझे Q2 पता लगेगा Q1 पता लग जाएगा। Q1 इंडिपेंडेंट नहीं है तो मेरा सेट मिनिमम नहीं है, Q1 को भी हटाना पड़ेगा। तो लास्ट में जब हटाते हटाते हम उस मिनिमम सेट पे पहुंच जाएंगे तो उस सेट में आपस में कोई भी रिलेशंस मौजूद नहीं होंगे, इस तरह के रिलेशन कि कोऑर्डिनेट्स का आपस का कोई एक्सप्रेशन बराबर 0, ऐसा कोई फंक्शनल रिलेशन नहीं होगा कोऑर्डिनेट्स में। ओके, इसका बहुत फंडामेंटल मीनिंग ये है, सारे कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से अगर इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब द करस्पॉन्डिंग जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट हम किसको कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट अगर कुछ है तो उसमें अगर चेंज होता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो इसमें जो चेंज है उसे हम जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। उसे आप चाहे तो कोऑर्डिनेट डिफरेंशियल भी समझ सकते हैं, जैसे ऑर्डिनरी मैकेनिक्स करते हुए आप एस अगर आप डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं या डिस्टेंस के लिए तो ds स्मॉल चेंज इन द डिस्टेंस, ओके, वो डिफरेंशियल्स। और एक और कंसेप्ट आएगा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट।
आप में से जिन्होंने पढ़ा है गुड अगेन, लेकिन अगर नहीं आ रहा है समझ, ये हमने आगे इंट्रोड्यूस करना है। डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्चुअल भी हो सकता है या वर्चुअल भी हो सकता है, लेकिन अगर अब हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के साथ अगर वर्क करना शुरू कर चुके हैं और हम ये मानेंगे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के साथ ही वर्क कर रहे हैं, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने का फंडामेंटल मीनिंग ये है, उनके करस्पॉन्डिंग के जो डिस्प्लेसमेंट हैं, चाहे एक्चुअल चाहे वर्चुअल, वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट। बहुत सिंपली इसी एग्जांपल से समझिए, मैथमेटिकली अगर आप यहाँ पे समझ पाएँ इस पॉइंट को तो अच्छा रहेगा, आगे हमें हेल्प करेगा। माना किसी सिस्टम में दो ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं, उनके नाम मैंने Q1 और Q2 रखे, और माना Q1 और Q2 में इस तरह का रिलेशन लिखता हूँ मैं, Q1 और Q2 के बीच के डिफरेंशियल्स के बीच भी ऐसा रिलेशन नहीं हो सकता है। क्यों? इस तरह का रिलेशन मुझे जरूर किसी इस तरह की इक्वेशन से मिला होगा। आप चेक कीजिए, आप जब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तभी तो ये इक्वेशन बनती है। डिफरेंशियल अगर इसका लें dQ1 बराबर दिस, हम कह रहे हैं Q1 और Q2 सिस्टम के जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, इसका मतलब उनके बीच तो इस तरह का रिलेशन हो ही नहीं सकता है, और जब ऐसा रिलेशन नहीं होगा तब ऐसा रिलेशन भी नहीं मिलेगा, मतलब ये रिलेशन भी आपको यहाँ प्रेजेंट नहीं दिखेगा। dQ1 को आप सोचिए Q1 कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग का डिस्प्लेसमेंट या डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट सोच लीजिए। Q1 जो भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये उसका स्मॉल चेंज है, और Q2 का जो स्मॉल चेंज है dQ2। अगर Q1 Q2 के बीच कोई रिलेशन नहीं है, और जो हो भी नहीं सकता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो उनके करस्पॉन्डिंग के डिस्प्लेसमेंट्स में भी आपको कभी कोई रिलेशन नहीं मिल सकता है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए मैंने इसे क्रॉस कर रखा है। आपको ये तो मिल सकता था, यहाँ चेक कीजिए, ये इनको हमने x1 और x2 कहा था, यहाँ पे सॉल्व भी किया था, यहाँ पे dx1 बराबर dx2, एक माइनस साइन आ सकता है, लेकिन जितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx1 बराबर dx2 या माइनस dx2। डिस्प्लेसमेंट्स में रिलेशन है, ये 1 सेंटीमीटर नीचे आया तो 1 सेंटीमीटर ऊपर गया, लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि x1 और x2 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स नहीं थे। किसी सिस्टम में मैं जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करने लग जाऊंगा, वो मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स के साथ काम करना शुरू कर दूंगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर लूँगा, तो ना कोऑर्डिनेट्स में आपस में कोई रिलेशन हो सकता है मौजूद, और ना उनके डिफरेंशियल्स या उनके करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट में। और ये वाला जो मैंने डेल्टा लिखा है ये होता है, ये भी एक तरह का डिस्प्लेसमेंट ही होता है, लेकिन इसे हम वर्चुअल कहते हैं। इस चीज़ को अभी भूल जाइए। चलिए, पॉइंट ये है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट को यूज़ करने का सारा नोशन एक्चुअली ये है, कोऑर्डिनेट्स के बीच कोई रिलेशन नहीं है, और कोऑर्डिनेट्स के बीच अगर रिलेशन नहीं है तो उनके डिफरेंशियल्स या उनके डिस्प्लेसमेंट्स के बीच भी कोई रिलेशन नहीं है। सारे कोऑर्डिनेट्स का चेंज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बस। अच्छा, लेकिन ये पॉइंट और ये आपको एग्जांपल्स में और क्लियर होगा। ये Q1 Q2 होता है क्या? देखिए, अभी केवल नाम लग रहे हैं कि हाँ Q1 Q2 Q3 अप टू Q n, ये होते कोई कोऑर्डिनेट्स ही हैं, या तो कार्टेशियन सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स होंगे, या पोलर के, या सिलेंड्रिकल के, या कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट आप ये ना सोचिए, इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे कहा था, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का सेंस ये नहीं है ये कि किस तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्टेशियन वाला कि पोलर वाला कि सिलेंड्रिकल वाला, ना। असली नोशन उसका ये है, वो सबसे कम कितने कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा डिस्क्रिप्शन के लिए, और डिस्क्रिप्शन भी पूरा होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्लियर डिस्क्रिप्शन हो जाए। तो उसके बाद जब आपको ये पता लग गया इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए इतने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, तो हो सकता है क्या आप तो कोऑर्डिनेट्स आपको जो इस्तेमाल करने पड़े जनरलाइज वो कार्टेशियन ही हो। लेकिन अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, आपको कार्टेशियन में हो सकता है इन सब की जरूरत ना पड़े। माना y7 इन सब से रिलेटेड है तो y7 को हटा दो, लेकिन ये बाकी जो बचे ये भी तो कार्टेशियन ही कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये सेंस है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आपके कार्टेशियन भी हो सकते हैं, या हो सकता है पोलर हों। आप किसी सिंगल सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहे थे, एक ही पार्टिकल था पोलर में, आपको 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, r थीटा फाई, लेकिन माना थीटा का r और फाई से कोई रिलेशन है, तो थीटा की आपको जरूरत नहीं है, तो r और फाई की जरूरत पड़ी, तो अभी भी तो आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ही किसी कोऑर्डिनेट्स को यूज़ कर रहे हैं, 3 के बजाय केवल 2 इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऐसा नहीं है कोई अलग से कोऑर्डिनेट सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स तो आप अपने नॉर्मल वाले ही यूज़ करते हैं, नॉर्मल मतलब कार्टेशियन या पोलर या सिलेंड्रिकल या कोई और, लेकिन पूरा सेट इस्तेमाल करना है या उसमें से कुछ कम इस्तेमाल करना है, पॉइंट ये है केवल। ओके, दिस। तो Q1 Q2 Q3 कार्टेशियन में जो इनिशियली आप 3n
कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे थे, उसमें से माना 4 की ज़रूरत नहीं है, तो उन 4 को हटा दो, बाकी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं उनको यूज़ करो। या ऐसा ही हो सकता है पोलर में, या सिलेंड्रिकल, या समथिंग। अब यहाँ पे थोड़ा आप गोल्डस्टीन की बुक को भी रेफ़र करना। फूरियर एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, किसी फंक्शन का फूरियर एक्सपेंशन हम करते हैं तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स किसी केस में फूरियर कोफिशिएंट्स भी हो सकते हैं। अब इसको कभी आगे एग्जांपल में देखेंगे, बहुत जल्दी तो इस तरह का एग्जांपल मैं नहीं टैकल कर पाऊंगा, बट वी विल ट्राई टू सी। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी सिस्टम के लिए माना आपको 5 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है, और ऐसा भी हो सकता है उसमें से 3 आप कार्टेशियन टाइप के यूज़ कर रहे हैं और 2 पोलर टाइप के। तो ऐसा ये फिक्स नहीं है। तो यही पॉइंट मैं फिर से कहूँगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का मतलब ये नहीं है कि ये वाला सिस्टम या ये वाला सिस्टम, या सिस्टम से ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सबसे कम जिससे पूरा सिस्टम का डिस्क्रिप्शन हो सके। ओके दिस। और एक पॉइंट और, आपका अगर कोई अनकंस्ट्रेंट सिस्टम है, किसी सिस्टम में कोई भी होलोनोमिक कंस्ट्रेंट नहीं है, हमने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स के ली थी, तो इसका मतलब के की वैल्यू कितनी है, 0, तो उस सिस्टम में आपको फिर से 3n कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल सिंपली देखिए। पहले माना आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं, अभी इनके बीच ये रॉड अभी भूल जाइए, दोनों फ्री हैं, तो इस सिस्टम को डिस्क्राइब आप कैसे करेंगे? आप प्रॉब्ली इस सिस्टम के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल कर सकते थे। पहले पार्टिकल के लिए x1 y1, दूसरे पार्टिकल के लिए x2 y2, या आप पोलर कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल कर सकते थे, पहले पार्टिकल के लिए r1 और θ1, और ऐसे ही दूसरे पार्टिकल के लिए r2 और θ2। जब तक ये दोनों पार्टिकल्स फ्री थे, उस केस को भी डिस्कस कर लेते हैं। जब ये दोनों पार्टिकल्स फ्री हैं, इनको कुछ कनेक्ट नहीं कर रहा है, इनके बीच कोई कंस्ट्रेंट नहीं, ये पार्टिकल कहीं भी हो सकता है और ये पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, दोनों फ्री हैं, एक्सटर्नल फोर्स के कारण मूव करेंगे पर आपस में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो इस सिस्टम के लिए भी आप जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की बात कर सकते हैं। इस सिस्टम के जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स या तो आप ये 4 ले सकते हैं, जरूरत आपको 4 की पड़ेगी, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए, 4 कोऑर्डिनेट्स। वो 4 आप ये ले सकते हैं, आप इसको Q1 कह देंगे, इसको Q2, इसको Q3, इसको Q4, या किसी और ऑर्डर में आप इसको Q1 कह सकते हैं। पॉइंट ये है 4 की जरूरत है, लेकिन हो सकता है प्रॉब्लम में किसी कारण से कोई सिमेट्री या कोई और चीज़ हो, उसके कारण हो सकता है उसी सिस्टम के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स तो 4 ही चाहिए, लेकिन वो कोऑर्डिनेट्स क्या पता आप स्फेरिकल पोलर टाइप के इस्तेमाल कर रहे हो या प्लेन पोलर टाइप के r1 θ। तो पॉइंट ये है, इस सिस्टम के लिए आप कहेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स 4 हैं। फिर प्रॉब्लम के हिसाब से हो सकता है वो आप ये वाला सेट ले सकते हैं या ये वाला, या इनका मिक्सचर भी ले सकते थे। हो सकता है किसी कारण से इस सिस्टम में आप पहले पार्टिकल के लिए तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे हैं x1 y1, और दूसरे वाले के लिए ये वाले। यही चीज़ मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखी है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट इस सिस्टम के लिए ये भी है, ये भी है, सबकी जरूरत नहीं है एक टाइम पे एक, आप इसके साथ वर्क कर सकते हैं, कोई दूसरा आदमी इनके साथ वर्क कर सकता है, कोई तीसरा, लेकिन जरूरत 4 की पड़ेगी। 4 से कम में काम नहीं होगा क्योंकि दोनों पार्टिकल्स फ्री हैं। लेकिन उसके बाद आप पे चॉइस है, अगर और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके साथ वर्क करो, इसके साथ वर्क करो। ऐसे ही माना वही 2 पार्टिकल्स हैं, लेकिन अब ये एक रॉड से कनेक्टेड है, फिक्स्ड लेंथ की रॉड, 1 मीटर की रॉड से। 1 मीटर की रॉड का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर से कम या ज़्यादा नहीं हो सकती, एग्जैक्टली 1 मीटर होगी। 2 डायमेंशन में, 2 डायमेंशनल सिस्टम है, मैंने 2 डायमेंशन में लिया है अभी। एक मॉलिक्यूल सोचिए जो केवल एक कागज़ पे चल सकता है 2 डायमेंशन में। अब आपको इस सिस्टम के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है? अब इस सिस्टम में एक कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ। टू डायमेंशन में 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर, जो जिसे हम कंस्ट्रेंट कह रहे हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस l होनी है, ये है उसकी इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। इस समय चारों कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं इसमें, उनके बीच एक रिलेशन। तो इस इक्वेशन की मदद से आप किसी एक कोऑर्डिनेट को बाकी 3 के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है आप किसे कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ, किसी को भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? केवल 3। इस सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के लिए आपको केवल 3 की जरूरत है, लेकिन बिना इस इक्वेशन पे जाए भी, इस इक्वेशन से तो और आराम से समझ आ रहा है कि 3, वो जो 3 कोऑर्डिनेट्स मुझे इस्तेमाल करने हैं, मैं ये ले सकता हूँ। ये पहले अनकंस्ट्रेंट सिस्टम में 4 की जरूरत थी, मैं x1 और y1 तो बताऊंगा, मतलब इसको आप फिजिकली सोचिए, हम पहले पार्टिकल को तो लोकेट कर लेंगे कि हाँ पहला पार्टिकल यहाँ पे है, और दूसरे पार्टिकल का मैं केवल बताऊंगा x2 कोऑर्डिनेट। क्यों?
x2 आप समझ रहे हैं, x2 मतलब पहले पार्टिकल की x एक्सिस के अलॉन्ग हमने पोजीशन बता दी, y एक्सिस के अलॉन्ग इसकी पोजीशन मैंने नहीं बताई, मतलब ये इस लाइन के अलॉन्ग कहीं भी हो सकता है इन तीन इंफॉर्मेशन से। लेकिन अब आप इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट का ध्यान रखिए, माना इन दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर होनी है, तो इस लाइन का ये केवल ये वाला पॉइंट 1 मीटर दूर है, ये 1.1 मीटर दूर है, ये 1.2, 1.3, 1.4, ये वाला पॉइंट अपने आप फिक्स होता है। वैसे यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी है, नीचे की ओर भी हो सकता है, इसीलिए मैं इस एग्जाम्पल को ज़्यादा वो नहीं लेना चाह रहा था, बट स्टिल अगर आप नीचे का उसको भूल जाएं, अगर मैं केवल ये 3 कोऑर्डिनेट्स बताऊं, x1 y1 बताने का मतलब पहला पार्टिकल तो पूरी तरह से फिक्स कर दिया, दूसरे पार्टिकल का केवल x2 बताया है, x2 मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग कितनी ऊपर या कितने नीचे है वो नहीं बताया, बट साथ में आपको जो बॉन्ड की लेंथ है वो बता रखी है, तो इस पार्टिकल की पोजीशन अपने आप फिक्स हो जाएगी 3 बता के। ये 3 इस केस के जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, या आप ये भी बता सकते हैं x1 y1 बताओ, पहले पार्टिकल को पूरी तरह फिक्स कर दो फिजिकली, दूसरे पार्टिकल का केवल y2 बताओ, y कोऑर्डिनेट बताओ। क्यों? अगर आप केवल इसका y कोऑर्डिनेट बताएंगे तो इसका मतलब आपने दूसरे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट नहीं बताया, मतलब वो इस लाइन के अलॉन्ग कहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ के लिए भी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y2 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 y2। लेकिन अभी भी पार्टिकल का सिस्टम का डिस्क्रिप्शन पूरा है, क्यों? आपको ये भी पता है बॉन्ड की लेंथ कितनी होनी है, l। ये पॉइंट आप पहले फिक्स कर चुके हैं। एक ऐसा पॉइंट जिसके लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू y2 हो, मतलब इस लाइन के अलॉन्ग कहीं पे हो, लेकिन साथ साथ इस वाले पॉइंट से l डिस्टेंस पे हो, बॉन्ड लेंथ पे हो, वो केवल ये वाला पॉइंट हो सकता है। अगेन मैंने पीछे की तरफ वाले पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दिया है। ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट ये भी इस्तेमाल कर सकते हो या ये भी कर सकते हो। एक और चॉइस देता हूं आपको, x1 y1 पहले पार्टिकल की पोजीशन बता दो और दूसरे पार्टिकल का केवल थीटा बता दो। थीटा का मतलब मेरा यहाँ पे ये है, ये पहला पार्टिकल तो आपने x1 y1 से बता दिया, 2 कोऑर्डिनेट्स इसके लिए लगे। दूसरा पार्टिकल भी बताना है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल किस एंगल पे है इस लाइन के अलॉन्ग, केवल ये एंगल अगर आप बता दो, क्योंकि ये डिस्टेंस आपको फिक्स दे रखी है, ये 1 मीटर है या l है। पहले पार्टिकल को आपने लोकेट कर दिया, उसके बाद आपको बता रखा है दूसरा पार्टिकल उससे 30 डिग्री वाली डायरेक्शन में है, तो 30 डिग्री डायरेक्शन बनाओ और उस पर l डिस्टेंस या 1 मीटर की डिस्टेंस चलो, यहाँ पे पहुँचोगे, यहाँ पे सेकंड पार्टिकल हो, क्योंकि कंस्ट्रेंट ने इनके बीच की डिस्टेंस को फिक्स कर रखा है, तो ये बता के भी काम चल जाएगा। आर को मैंने इसीलिए काट रखा है, आर मतलब ये डिस्टेंस, एल को मैं आर कह रहा था। ये थीटा यहाँ वाला एंगल नहीं है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट वाला एंगल नहीं है, थीटा इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो लाइन है इसका एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, ये भी काम कर लेगा। 1 2 3 2 3 कई चॉइसेस हो सकती हैं। अब वो प्रॉब्लम की में और क्या चीज़ें आपको दे रखी है उसके हिसाब से आप सहूलियत देखते हैं कि ये वाला सिस्टम ज़्यादा सही रहेगा कि ये वाला कि ये वाला। आप इसको यूज़ कर रहे हैं Q1 Q2 Q3, इसको यूज़ कर रहे हैं Q1 Q2, इसको यूज़ कर रहे हैं Q1 Q2 Q3। जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम के 3 ही बनेंगे। फ्री होता है 4 कोऑर्डिनेट्स, एक कंस्ट्रेंट आ गई, 4 में से एक कम हो गया 3, जरूरत 3 की है। अब वो ये सिस्टम यूज़ करना है कि ये करना है कि ये करना है, वो प्रॉब्लम में के जो और एस्पेक्ट्स होंगे वो उस चीज़ को डिक्टेट कर सकते हैं। ओके सो तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी। Q1 Q2 Q3 कोई अलग से कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, होते वो हमारे कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में से ही, पर उनमें से प्रॉब्ली कुछ ही होंगे, चारों नहीं, अब चारों नहीं, केवल 3 चाहिए। ओके कुछ और एग्जांपल्स इसके लेते हैं, अभी इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। कुछ और एग्जांपल्स, ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं, बट इस आइडिया को अपने माइंड में सीमेंट करने की कोशिश कीजिए। माना एक सिंगल पार्टिकल केवल एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है 1 डायमेंशन में, एक्सिस भी जरूरी नहीं है, हो सकता है केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता हो या किसी जनरल डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव कर सकता हो। इस चीज़ को मैंने इसलिए दिखाया है, ये 2 डायमेंशन में रेडियल डायरेक्शन है माना। वैसे तो कोई पार्टिकल अगर एक लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, आप उसी लाइन को एक्स एक्सिस मान सकते हैं, तो ये एक ही सिचुएशन है बेसिकली, अलग नहीं है। तो ज़रा सोचिए, तो अगर एक फ्री पार्टिकल है 1 डायमेंशन में, तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है? आप इसे 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन के हिसाब से अगर सोचें तो आप बोलेंगे 3, या अगर 2 डायमेंशन में भी 2 XY। लेकिन अगर मोशन केवल एक एक्सिस के अलॉन्ग है तो आपको कहीं भी इस डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट तो कभी चेंज ही नहीं होना है, तो उस कोऑर्डिनेट को 0 ले लो। आप ये मानो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना है 0, उसकी आप शुरू से ही जरूरत नहीं है।
तो इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए आपको केवल एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, एक्स। ये ओरिजिन से कितनी दूर पे है, अभी थोड़ी देर बाद मूव करके और दूर चले गया, एक्स की वैल्यू चेंज हो। इस सिस्टम का कन्फिग्रेशन का मतलब ये पार्टिकल की पोजीशन आपको बतानी है। तो इस पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए आपको केवल एक्स की ज़रूरत है, या अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो आप इसे प्रॉबली आर कह सकते हैं। ये केवल नाम का अंतर है इस केस में, ये डिस्टेंस। तो जो हमारा सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है क्यू आई, उसमें केवल इस समय एक कोऑर्डिनेट चाहिए Q1। और जब केवल एक कोऑर्डिनेट है तो उसे Q1 भी नहीं लिखते हम, सामान्यतः हम उसे सिंपली Q लिख देंगे, एक है क्योंकि केवल, हाँ दो होते हैं तो Q1 Q2। और Q बेसिकली क्या है, जिसको आप X कहते हैं। इस सिस्टम के लिए जब हम इस तरह के सिस्टम सॉल्व करेंगे तो लैंग्वेज में मैं कभी Q1 लिख सकता हूँ उसे, या कभी सिंपली Q, या कभी X, एक ही बात है इस केस के लिए। या अगर मैं रेडियल डायरेक्शन में किसी कारण से वर्क करना चाह रहा हूँ, R भी लिख सकता हूँ। टू फ्री पार्टिकल्स इन वन डायमेंशन। अगेन माना एक्स एक्सिस है, दो पार्टिकल्स हैं, मोशन केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कर सकते हैं। ये रेड एक पार्टिकल है, इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स के कारण कहीं भी हो सकता है, x2 भी कहीं भी हो सकता है, और दोनों पार्टिकल्स फ्री हैं, मतलब सिस्टम में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। ये वाला सिस्टम नहीं है, ये अलग है, दोनों फ्री हैं। तो इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस और ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो मोशन हो ही नहीं सकता, जेड के अलॉन्ग तो है ही नहीं, वाई जेड इस पिक्चर में है ही नहीं, वन डायमेंशन में मूव कर रहे हैं। तो ओरिजिन से ये कितना दूर है ये बता दो, ओरिजिन से ये कितना दूर है। x1 x2 दोनों बताने पड़ेंगे। माना ये x इक्वल टू आपने बताया x1 बराबर 5 सेंटीमीटर, और जब ये 5 पे है x2 की वैल्यू -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, -50 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है। x1 और x2 में कोई रिलेशन नहीं है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आपको x1 भी बताना पड़ेगा, x2 भी। और x1 और x2 में कोई रिलेशन नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा इनके बीच कोई रॉड है, फिक्स्ड रिजिड रॉड, दोनों फ्री हैं। तो दो कोऑर्डिनेट्स और दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो इस समय जो हमारा सेट ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट जिसको हम QI लिखते हैं, दो हैं, Q1 Q2। Q1 आप x1 को समझ रहे हैं, Q2 x2 को। यूज़ तो यही करने हैं। देखिए एट द एंड ऑफ द डे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का जनरल नाम लिखते हुए Q1 Q2 हैं, पर वो हैं कौन से, Q1 x1 Q2 x2, दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। ऐसे ही अगर आपके पास n फ्री पार्टिकल्स हों वन डायमेंशन में, आप खुद इसे जनरलाइज कीजिए, एक थर्ड रेड पार्टिकल, फोर्थ, फिफ्थ, लेकिन वन डायमेंशन ही है, तो आप खुद जरा सोचिए उस सिस्टम में कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। अब इसी सिस्टम में ये लाते हैं, ये सिस्टम मैंने पहले भी वो कर रखा है, दो ही पार्टिकल हैं पिछले वाले केस की तरह, मोशन वन डायमेंशन में ही हो सकता है, लेकिन दे आर एट द एंड ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ फिक्स्ड लेंथ। ये केस अब पहले भी हम कर चुके हैं, पर अब सिस्टमेटिकली करते हैं। दो पार्टिकल्स हैं, मोशन केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, लेकिन मोशन में एक कंस्ट्रेंट है, रिजिड रॉड से अटैच होने का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स रही होगी, जितनी भी होगी, वो 1 मीटर हो, 4 मीटर हो, लेकिन फिक्स होगी, L इन जनरल L। तो आप इसे एक मॉलिक्यूल सोच सकते हैं, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, बॉन्ड की लेंथ फिक्स्ड है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, बॉन्ड लेंथ फिक्स्ड है, लेकिन मॉलिक्यूल केवल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर सकता है। या इस पेन के एंड पे सोचिए, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, M1 M2। ये फ्री केस में, पिछले केस में हमने देखा दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, इसके लिए x2, इसके लिए x1, बट अब की बार एक कंस्ट्रेंट भी तो है, x2 माइनस x1 बराबर L। x2 माना आगे वाले पार्टिकल का कोऑर्डिनेट, x2 माइनस x1 L के बराबर। ये पॉइंट यहाँ से 4 मीटर पे है और ये पॉइंट यहाँ से 2 मीटर पे है, तो ये 2 पे ही हो सकता है, क्यों, बॉन्ड लेंथ जरूर 2 मीटर की रही होगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से इसको सब्ट्रैक्ट करके हमेशा कांस्टेंट, वो जो भी बॉन्ड लेंथ है वो मिलेगा। तो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, तो इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट का जो मैं इस्तेमाल कर सकता था या कर सकता हूँ अभी भी, या तो मैं x2 को x1 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, या x1 को x2 के टर्म, कोई सा भी। आप एक काम करें, दोनों की जरूरत नहीं है। अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब मुझे केवल x1 बता दो, x2 तो मैं खुद निकाल दूंगा। कंस्ट्रेंट अगर आपने मुझे अगर ये बता दिया कि x1 कितना है, पहला पार्टिकल यहाँ पे है, ओरिजिन से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, और मुझे पता है बॉन्ड की लेंथ फिक्स्ड है 2 मीटर के बराबर, तो मैं अपने आप बता दूंगा अरे दूसरा पार्टिकल तो 7 पे होगा, ये 5 पे और ये 5 + 2 7 पे। या आप मुझे इसकी पोजीशन बता दो, आप मुझे अगर ये बता दोगे दूसरा पार्टिकल 7 पे है, तो इसका तो मैं अपने आप पता लगा लूँगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट है
ये यहाँ हो ही नहीं सकता है। अगर ये 7 पे है तो इसको 5 पे ही होना पड़ेगा। ये 8 पे है तो इसे 6 पे, माना बॉन्ड लेंथ 2 के बराबर है। ये 50 पे तो ये 48। तो कंस्ट्रेंट के कारण दोनों x1 x2 के नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये तो फ्री केस में था, तो मुझे केवल एक बताना है। अब वो एक कौन सा है, अब यही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। इस तरह से आप सोच रहे हैं तो आपको केवल x1 की जरूरत है, x2 खुद निकाल लेंगे। तो एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन सा, x1। या कोई आदमी इस तरह से सोच सकता है, नहीं भाई मुझे केवल x2 बता दो, बाकी सिस्टम का डिस्क्रिप्शन मैं खुद समझ जाऊंगा। x2 आपने मुझे बता दिया, अच्छा x2 बराबर 50 है, अच्छा एक रेड मार्क मैंने ये लगाया या एक ग्रीन से 50, और x2 50 है तो x1 तो 48 होगा, पता लग गया। दो पार्टिकल्स हैं, दोनों की पोजीशन पता है, पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया केवल एक नंबर से। मुझे तो केवल इसका कोऑर्डिनेट बताया गया 50, ये तो मैंने अपने आप कंस्ट्रेंट से निकाला 48, तो दोनों की जरूरत नहीं है एक। तो आपको केवल एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट की जरूरत है। सेट जो है केवल Q1 है और Q1 को सिंपली Q। बट अब इस पॉइंट को देखिए, इस जनरलाइज कोऑर्डिनेट को आप कई तरह से ले सकते हैं। जैसे पिछले केस में भी ऐसा हो रहा था, ये वाला केस अभी फिर से आएगा, बट 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत। उस चीज़ को इस केस में और आराम से समझिए। ये Q क्या ले, कोई आदमी इस Q को x1 ले सकता है। भाई मुझे x1 बता दो, मैं सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन x1 से कर दूंगा। x1 मेरे लिए एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, मुझे और किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप वो पार्टिकल मूव कर रहा है, ये सिस्टम मूव कर रहा है, पार्टिकल नहीं सिस्टम मूव कर रहा है, आप केवल मुझे इस पार्टिकल की पोजीशन अगर किसी समय बता दोगे, मुझे पूरे सिस्टम के बारे में पता लग रहा है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, हमारे पास पूरा डिस्क्रिप्शन पता है। कैसे, जब आप Q बराबर x1 किसी को बताएंगे, Q बताएंगे, मैंने यहाँ पे एक नोटेशन इंट्रोड्यूस किया है। पार्टिकल फर्स्ट की पोजीशन को मैं P1 से लिख रहा हूँ, पार्टिकल सेकंड की पोजीशन को P2 से। वैसे इसके लिए हमारे सिंबल x1 और x2 थे, लेकिन और क्लैरिटी के लिए P1 का मतलब पार्टिकल फर्स्ट की पोजीशन, पार्टिकल सेकंड। अगर किसी ने आपको Q बता दिया, ये उस वाले तरीके में, Q मतलब x1, तो पार्टिकल फर्स्ट की पोजीशन आपको पता है और पार्टिकल सेकंड की पोजीशन, फर्स्ट की पोजीशन पता है, दूसरा उससे L डिस्टेंस आगे है। केवल ये इतना नॉलेज आपको पूरे सिस्टम का नॉलेज दे देगा। या आप ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट x1 को इस्तेमाल ना करें, या कोई दूसरा केस, या आप ही उस सवाल को दूसरी बार सॉल्व कर रहे हैं, या कोई दूसरा आदमी उस सवाल को सॉल्व कर रहा है, वो x2 के नॉलेज को क्यों मान सकता है। भाई मुझे सेकंड पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेट है x2 वो बता दो, मैं वहाँ से सिस्टम के बारे में सब कुछ पता लगा लूँगा। कैसे, अब की बार Q बराबर x2 है तो मतलब सेकंड पार्टिकल की पोजीशन Q में है, तो मुझे जनरलाइज कोऑर्डिनेट बताया गया है वो एक्चुअली सेकंड पार्टिकल की ही पोजीशन है, और तब फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन Q माइनस। ओके, वो आप इसे इस तरह सोचिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बनाया, आपको कल ये बताया गया x2, तो आपने x2 पे एक निशान लगाया, अच्छा ये तो सेकंड पार्टिकल है, और फिर कंस्ट्रेंट की इक्वेशन की मदद से आपने फर्स्ट पार्टिकल की भी पोजीशन पता कर ली। सिस्टम में दो ही तो पार्टिकल हैं, आपको दोनों की पोजीशन पता है, पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया, लेकिन केवल एक से। कोऑर्डिनेट तो एक चाहिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं या इसे, दोनों एक साथ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट, आप उनके मिड पॉइंट के नॉलेज से भी सिस्टम के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं। आप इसे भी क्यों मान सकते हैं, अगर आपको हर टाइम पे ये बता दिया जाए या किसी तरह से आपको सॉल्व करके पता लग रहा है कि इस सिस्टम का मिड पॉइंट किस लोकेशन पे है, तो आप पता कर सकते हैं दोनों पार्टिकल्स कहाँ हैं। कैसे, माना अब की बार Q आप x1 प्लस x2 बाई 2 को मान रहे हैं, जिसको मैं मिड पॉइंट कह रहा हूँ, ये मिड पॉइंट ही तो है x1 प्लस x2 का हाफ। लेकिन आप ध्यान ये दीजिए, ये मैंने क्यों लिया ये एग्जाम्पल, यहाँ पे कोई मास नहीं है। नॉर्मली अभी तक कोऑर्डिनेट्स आप जिस तरह से यूज़ करते हैं, खासकर पार्टिकल के रेफरेंस में, हम ये सोचते हैं कोऑर्डिनेट का मतलब वहाँ पे पार्टिकल है या पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये x1 m, माना इस यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका मास m1 है, यहाँ पे वाले पार्टिकल का मास m2। किसी ना किसी सेंस में बैक ऑफ माइंड में कुछ ये रहता है, कोऑर्डिनेट मतलब किसी पार्टिकल वहाँ पे कुछ है। अरे इनका जो सेंटर वाला पॉइंट है वहाँ पे तो कोई मास ही नहीं है। कोऑर्डिनेट केवल सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। अगर आप सेंटर की पोजीशन इनकी निकाल लेते हैं, आपको ये पता है, आपको ये, आप इस वाले फॉर्मूलेज में वर्क कर रहे हैं और आपको पता है उन दो पार्टिकल्स का सेंटर यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, तो आपको कंस्ट्रेंट पता है, कंस्ट्रेंट थी कि दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस L है। तो
अगर मिड पॉइंट पता है तो उसमें L/2, L का आधा जोड़ के इस पार्टिकल की पोजीशन पता लग जाएगी, और L/2 घटा के, L आपको दे रखा होगा, कंस्ट्रेंट जब दी गई होगी आपको बताया गया होगा दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, तो मिड पॉइंट की पोजीशन जैसे ही पता लगी उसमें 1 मीटर जोड़ा तो इसकी पोजीशन पता लग गई। ये सिस्टम किसी ने आपको बनाने को कहा, कागज़ में ड्रॉ करने को, आपने लास्ट में 2 निशान लगा दिए, ये रहा M2 M1 हो तो गया। लेकिन अब की बार सारा का सारा नॉलेज आपको इस कोऑर्डिनेट की मदद से मिला, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट अगर मैं इसे कहूँ इस, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कार्टेशियन अप्रोच में तो इस तरह के एक्सप्रेशंस दिखते हैं आपको, RI 3 डायमेंशन में किसी पार्टिकल की पोजीशन, आयत पार्टिकल की पोजीशन, और वहाँ पे मास MI। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की चीज़ें आपको मिले। QI, Q जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, हो सकता है उस लोकेशन पे कोई मास ना हो, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आयत मास जो है ये आयत वाले जनरलाइज कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, ये यहाँ ये सेंस बनता ही नहीं है। ये यहाँ तो क्लियर है, आयत पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर नहीं है, हो सकता है वहाँ पे कोई पार्टिकल ना हो। ये तो आपने सिस्टम के डिस्क्रिप्शन का एक तरीका ढूंढा है, इसीलिए जनरलाइज नाम भी शायद इसलिए भी है। ओके दिस, सो द कोऑर्डिनेट्स QI आर फॉर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ओनली, उनका पार्टिकल से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, उनसे आप पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हैं, पार्टिकल्स एक्चुअली कहाँ पे हैं, लेकिन खुद जनरलाइज कोऑर्डिनेट डायरेक्टली पार्टिकल से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, ना M1 है ना M2 है। और इस केस में अगर आपको दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन पता करनी है, मैंने इक्वेशंस लिख रखी हैं, आप खुद देख लीजिए, इनफैक्ट मैं इसे और आराम से लिखता, और वो लिखता, ये Q + L/2 है, ये Q - L/2 है। Q मतलब ये Q + L/2, Q - L/2, पार्टिकल सेकंड की पोजीशन Q + L/2, मुझे केवल Q बता दो। अगर मैं इस पिक्चर में वर्क कर रहा हूँ, अब आप इन सबको मिक्स मत करना कि इस वाले में ये, मैं ये कह रहा हूँ आप चाहे इस तरीके से काम कर सकते हैं, या इस तरीके से, या इस तरीके से। पॉइंट ये है आपको केवल एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, एक बताना है। आप चाहे इस पहला पार्टिकल कहाँ पे है उसको बता दो, मैं सारी कैलकुलेशन उसी से कर लूँगा, या केवल ये बता दो, या सेंटर वाला पॉइंट बता दो, एक बता दो, बाकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। यस, तो पार्टिकल सेकंड की पोजीशन Q + L/2, पार्टिकल फर्स्ट की पोजीशन Q - L। या एक और तरीका जो हम इस्तेमाल करते हैं, सेंटर ऑफ मास आपने पढ़ा होगा 2 पार्टिकल सिस्टम्स, या मल्टीक्ले भी होता है पर 2 पार्टिकल सिस्टम में बड़ा यूजफुल होता है। सेंटर ऑफ मास ये होता है जो आप डेफिनेशन देते हैं XCM की, M1 x1 + M2 x2 अपॉन M1 + M2, M1 + M2 को हमने कैपिटल M लिखा है, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। माना इसको मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर किसी भी समय आपको सिस्टम का सेंटर ऑफ मास पता है, क्यों पता है, और ये कभी कभी एडवांटेजेस हो सकता है। अब 1 डायमेंशन में तो वे शायद सबसे आसान ये डिस्क्रिप्शन होंगे, ये या ये कॉम्प्लिकेटेड है, पर आप 2 या 3 डायमेंशन में जब जाएंगे तो इस तरह का सिस्टम, कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो कई बार ये वाला डिस्क्रिप्शन बड़ा यूजफुल होता है। 2 बॉडी सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास के टर्म्स में डिस्क्रिप्शन होता है, ये कई बार यूजफुल होता है। ओके दिस, कंजर्वेशन लॉज और उनके कारण, बस कारण जो भी हो ये यूजफुल हो सकता है, पर ये यूजफुल ना भी हो, मैं अभी उस पर भी नहीं जा रहा हूँ। पॉइंट ये है, इस सिस्टम के लिए एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट था, इसे इस्तेमाल करना चाहो गुड, इसे करना चाहो गुड, इसे इस्तेमाल करना चाहो दिस इज इक्वली गुड, इसे इस्तेमाल करना चाहो इक्वली गुड। ओके, जो रिलेशन है, माना आपको सेंटर ऑफ मास पता लग गया इस सिस्टम का, तो फिर आप दोनों मासेस की पोजीशन कैसे निकालेंगे, एक्चुअल सिस्टम आपको ड्रॉ करना है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास तो पता लग गया, और पहला पार्टिकल कहाँ पे है और दूसरा पार्टिकल कहाँ पे है, तो एक करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आपको ये सॉल्व करनी है। इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है, और x2 - x1 इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, इन 2 इक्वेशंस को अगर आप x1 x2 के लिए सॉल्व करें, ये रहा सेकंड पार्टिकल की पोजीशन P2 बराबर, जो कि x2 भी है बेसिकली, Q + M1 अपॉन M टाइम्स Q। इस समय आप डिस्क्रिप्शन ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को Q कह रहे हैं, ये आपको अगर पता है, M1 और M1 पहले पार्टिकल का मास आपको पता है, कैपिटल M टोटल M1 + M2, L बॉन्ड की लेंथ, ऐसी P1 बराबर Q - M2 अपॉन M2। केवल ये, मुझे केवल Q पता करने का मतलब क्या है, हम केवल Q की इक्वेशन ऑफ मोशन पे ध्यान देंगे। जब Q इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल के आ जाएगा तो दोनों पार्टिकल्स का मोशन तो अपने आप पता लग जाएगा। मोशन मतलब कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है, कौन सा पार्टिकल कहाँ पे है, वो तो कंस्टेंट इक्वेशन से बाकी निकल के आ ही जाएगा। तो मुझे केवल इस पर कंसंट्रेट करना है, लेकिन ये एकमात्र तरीका नहीं है, ये इस्तेमाल कर लो।
या ये आसान लग रहा है इसे करो, या और आसान ये लग रहा है तो इसे करो, या ये दिस, या एक और तरीका भी हो सकता है। देखिए हमें आर्बिट्री आप हज़ारों तरीके सोच सकते हैं। इस सिस्टम का डिस्क्रिप्शन आप अगर हमेशा ऐसे करें तो इस सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के लिए जो आप कोऑर्डिनेट इस्तेमाल करेंगे, जिसको आप क्यू कहेंगे, वो होगा x2 + 15। आप सेकंड पार्टिकल की पोजीशन के कोऑर्डिनेट को भी 15 बढ़ा के जो नंबर मिलता है उससे सिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक ही इस्तेमाल करूँगा क्यू, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन क्या होगी, वो x2 से भी 15 ज़्यादा है। तो माना किसी समय q की वैल्यू 27 है, 27 पे 1 2 3 4 27 पे कोई पार्टिकल नहीं है, ये तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, लेकिन x2 इससे 15 कम है। 27 में 15 आपने घटाया तो 12, x2 ये वाला मास 12 पे होगा। यहाँ पे आपने एक पॉइंट मार्क कर दिया। इस कोऑर्डिनेट को इस्तेमाल करके भी आप सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये रहा एक मास, और दूसरा बॉन्ड लेंथ की जो रिस्ट्रिक्शन है, दूसरा मास इससे 2 यूनिट पीछे है तो वो 10 पे होगा। हो तो गया, आपको दोनों मासेस पता है, ये 10 पे 12 पे। आप हमेशा अगर आपको केवल ये वाला नंबर बताया जाए जो कि x2 से 15 ज़्यादा है, तभी भी सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो अभी बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल था, मतलब ऐसा शायद यूज़ ना करेंगे, पर कर भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यूर। बट पॉइंट ये है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कोई एक फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है कि ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कितने, एक ही की जरूरत है, एक 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 मिक्स करने की जरूरत नहीं है, केवल कोई एक ले लो, उसी से आप पूरा सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन एनी केस जस्ट हैव टू यूज वन कोऑर्डिनेट टू स्पेसिफाई द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन किसी समय बताने के लिए, विन्यास का मतलब है कौन कहाँ पे है, कौन कहाँ पे है। सिंपली यहाँ पे तो केवल 2 मासेज हैं, सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। स्पेसिफाई करना कौन किसी टाइम पे कहाँ पे, कौन दूसरा कहाँ पे, तीसरा कहाँ पे, चौथा कहाँ पे, पांचवा, पूरा कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन करने के लिए, जैसे इस केस में केवल एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी क्योंकि एक जनरलाइज कोऑर्डिनेट था। इन जनरल और एग्जाम्पल देखेंगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, वैसे आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए ये सब भी बता सकते हैं। आप x1 भी बता दें, x2 भी बता दें, साथ साथ ये भी बता दें, मिड पॉइंट वाला भी, और ये वाला भी, और शायद ये वाला भी। बट ये है एक्स्ट्रा वैगेंट, ये फिजूल खर्ची है। आप कहें मैं इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए 4 कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करूँगा, उस सिस्टम को बताने के लिए मैं x1 भी बताऊँगा और x2 भी बताऊँगा और x1 + x2/2 भी बताऊँगा, और ये, बट ये है फिजूल खर्ची। ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का सेट नहीं है। x1 और x2 में एक रिलेशन है, x2 - x1 = L, ये इससे इंडिपेंडेंट नहीं है। और x1 और x2 इंडिपेंडेंट नहीं है, x1 से ही x2 निकल आता है, तो x1 + x2/2 भी उससे इंडिपेंडेंट नहीं है। और xCM भी x1 और x2 से ही निकलता है, ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है। आप 4 इस्तेमाल करके बता सकते थे किसी को कि हाँ पहला पार्टिकल 10 पे है, दूसरा 12 पे है, उनका जो सेंटर है वो 11 पे है, और सेंटर ऑफ मास माना मासेज अलग अलग हैं 11.2 पे है, बता दो चारों, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये फिजूल खर्ची है, इतने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा लास्ट में, जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी, या जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट का नोशन है, मिनिमम कम से कम इस्तेमाल करके, लेकिन डिस्क्रिप्शन पूरा होना चाहिए। तो आपको 4 या 5 या 50 आप बता सकते हो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, बट वो फिजूल खर्ची है। सबसे कम कितने कोऑर्डिनेट्स से डिस्क्राइब हो जाएगा सिस्टम, ये वाला, जैसे ये वाला, यूजिंग जस्ट 1 कोऑर्डिनेट। ओके, सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस लेक्चर। ये मैं थोड़ा आपको डिटेल में जाके बता रहा हूँ, बहुत एलिमेंट्री नोशंस हैं, लेकिन सारा फॉर्मुलिज्म जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के टर्म में होता है, इसलिए आई एम गोइंग दिस वे। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कुछ इसी तरह के एग्जांपल्स लेके आगे बढ़ेंगे। सो विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस डिस्कशन। थैंक यू एवरीबॉडी।